in association with Kuku FM. नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप लल्लन टॉप का साप्ताहिक राजनीतिक कार्यक्रम, अंग्रेजी में कहूं तो वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी देख रहे हैं। लल्लन टॉप के दर्शक जानते हैं कि इन दिनों आपका ये पत्रकार मित्र उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। सब 75 जिलों का हालचाल जानने के लिए, क्या हाल है यूपी जानने के लिए, खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी, ये जानने के लिए यात्रा पर निकले हैं। आज मैं नेता नगरी के इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ रामपुर से। पिछले एपिसोड में मैं नहीं जुड़ पाया था, तब मैं शूट कर रहा था, बदायूं के कुछ दूरवर्ती गांव में था और समय से आ नहीं पाया था। तो पिछली बार की अनुपस्थिति के लिए माफी समेत इस बार का एपिसोड शुरू करते हैं। आप लोगों ने मेरे साथी निखिल के हौसले पर बहुत सारी टिप्पणियां की, उसको देखकर बहुत खुशी मिली। एक सेना नायक, दल नायक, दलपति हमेशा यही चाहता है कि उसकी एब्सेंस में भी लगातार काम होता रहे और नए नए लोग नेतृत्व करते रहें, क्योंकि अंततः तो नए लोगों को ही आना है। यही सबसे पुराना और सबसे शाश्वत नियम है कि नए के लिए हमेशा दरवाजा खुला रहे। तो ऐसे मेरे साथी निखिल और मैं सौरभ आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर से नेता नगरी में। निखिल, हमारे दर्शकों को बताइए इस बार हम नेता नगरी में किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। नए के स्वागत की बात कर रहे हैं तो नए के स्वागत की चर्चा होगी। कांग्रेस में जो 2 नए इंडक्शन हुए हैं, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी, उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन बात सिर्फ वहीं सीमित नहीं होगी, कांग्रेस की पूरी एक बिगर पिक्चर समझने की कोशिश की जाएगी। कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा हो, सिद्धू की जिद हो, या जो छत्तीसगढ़ से हमको आवाजें सुनाई आ रही हैं। इसके अलावा हमें उत्तर प्रदेश की बात करनी है। उत्तर प्रदेश में फिर से हमने एक बार एक ऐसा केस देखा है जिसमें एक बेगुनाह व्यक्ति की हत्या हुई है, अलेजेडली पुलिस के जवानों द्वारा। इससे पहले भी इस तरह के मामले आए हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स का इतिहास रहा है। और उसके अलावा आपके अपने ऑब्जर्वेशंस तो हैं ही, क्योंकि आप फिलहाल उत्तर प्रदेश टूर भी कर रहे हैं। तो ये 2 बड़े मुद्दे होंगे जिसके ऊपर नेता नगरी में चर्चा होने वाली है। शुरू करते हैं जी। और मैं निखिल की बातों में ही जोड़ दूं, हम दिल्ली के पहलू और राज्यों के पहलू दोनों पर बात करेंगे। जिग्नेश मेवानी के आने से गुजरात की कांग्रेस में क्या हलचल है, भाजपा और आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, उधर बिहार में क्या चल रहा है, बीजेपी और जेडीयू के बीच या कांग्रेस में सदाकत आश्रम की राजनीति में क्या नए सफे लिखने की तैयारी हो रही है, उसके बारे में बात करेंगे। और एक जो कांग्रेस का संकट है लगातार, जिसमें नए नए अध्याय जुड़ रहे हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और उत्तर प्रदेश से जो एक खौफनाक खबर, व्यापारी हैं, अपने होटल में रुके हुए हैं, पुलिस जांच के नाम पर दस्तक देती है और प्रथम दृष्टया साक्ष्यों से लग रहा है, हालांकि पत्रकारिता वाली जो सावधानी वो जरूरी है, कि कथित तौर पर इस तरह से पिटाई की गई, उसके बाद जिस तरह से मामले की लीपापोती की कोशिश की गई प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, और जो सरकार सबसे बड़ा अपना जो पॉइंट यही बताती है कि लॉ एंड ऑर्डर, आम आदमी की सुरक्षा, भय मुक्त सरकार, उस सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस के इस बेलगाम रवैये पर सरकार उठ रहे हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे इस हफ्ते के नेता नगरी में। नेता नगरी के इस सत्र में बात होगी पंजाब की, और पंजाब के बहाने कांग्रेस के अंदर जो ओवरऑल क्राइसिस चल रहा है हम अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमने देखा 1 दर्जन एमएलए दिल्ली आ गए और ये खबर चली कि वो अब कांग्रेस आला कमान से मिलकर कहेंगे कि भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। एक जो एक्स चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के पंजाब में थे, वो जाकर के गृह मंत्री और एनएसए से मिल लिए हैं। अब उन्होंने साफ कह दिया है प्रेस से कि मैं कांग्रेस में रहूंगा नहीं, बहुत ही ह्यूमिलिएट किया गया। और पंजाब के अंदर जो स्टेट यूनिट का क्राइसिस है वो तो चल ही रहा है, कांग्रेस उसको अपनी अपनी तरह से अटेम्प्ट कर रही है सुलझाने की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 हमारे गेस्ट जिनसे खूब लोग परिचित हैं, परमानेंट गेस्ट हो गए हैं, आधे होस्ट ही हो गए हैं इस कार्यक्रम के, राजदीप सरदेसाई और राहुल श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सौरभ अभी रिपोर्टिंग टूर पे हैं, वो जैसे ही जुड़ जाते हैं वो भी इस बातचीत का हिस्सा रहेंगे। पहले मैं ओपनिंग कमेंट्स चाहता हूं। सर, आप दोनों ने बड़े लंबे टाइम से अपने करियर में, दशकों का आप लोगों का करियर रहा है, बहुत सारी पार्टीज और बहुत सारी पार्टीज में क्राइसिस को देखा है अलग अलग लेवल पे। स्टेट लीडरशिप हो सकती है, सेंट्रल लीडरशिप होती है। कांग्रेस में जो आप अभी देख रहे हैं, क्या इसकी मिसाल है भारतीय राजनीति में 47 के बाद से? देखिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा एक तरह से सत्ता के इर्द गिर्द रही, या तो सत्ता में रही है या सत्ता के इर्द गिर्द रही है। आप 90 का दशक लीजिए, नरसिम्हा राव के बाद भी जब सीताराम केसरी अध्यक्ष बने थे, तब भी कांग्रेस
यूनाइटेड फ्रंट को उस जमाने में सपोर्ट कर रही थी। अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी के जो 6 साल थे या 5 साल 6 साल 98 और 2004 के बीच में ले और उस 6 साल को आप अलग करें, क्योंकि वीपी सिंह का तो केवल 1 साल था और मोरारजी जी और चरण सिंह जी का 2.5 साल था। ये जो 7 साल नरेंद्र मोदी जी के रहे, ये पहली एक्सटेंडेड पीरियड है जिसमें कांग्रेस ना सत्ता में है, ना सत्ता के इर्द गिर्द है, ना ऐसा लगता है कि वो सत्ता में जल्द आएगी। तो कांग्रेसियों में एक बेचैनी है कि अब करें तो करें क्या। देखिए, एक तरह से या तो राज्यसभा या तो एमएलए या कुछ ना कुछ सत्ता के इर्द गिर्द, कॉर्पोरेशन का चेयरमैन। अब आप निखिल लीजिए, आप ये गिनिए, बिहार, उड़ीसा, यूपी, आंध्र प्रदेश, ये तमिलनाडु तो पहले से ही था, कांग्रेस से चला गया था, बंगाल में भी 0 सीट्स आ गए। यानी 5 या 6 बड़े राज्य हैं जहां आज कांग्रेस का लगभग नामो निशान नहीं है। आप उत्तर प्रदेश लीजिए, ये सब सिंगल डिजिट में जो स्टेट्स दे रहा हूं, उनकी वोट शेयर इन सब स्टेट्स में अब सिंगल डिजिट की तरह जा रही है। एक जमाने में ओडिशा में तो कुछ सालों तक वो बड़ी पार्टी रही थी, वहां भी आप बीजेपी प्रिंसिपल ऑपोजिशन बन गई है। तो जब आप धीरे धीरे राज्यों में भी कमजोर होते जा रहे हैं, केंद्र में तो आप कमजोर हो गए, और फिर पंजाब में लगता है एक तरह से आप अपने आप को हिट विकेट करना चाहते हैं, तो सवाल तो इस क्राइसिस एक अलग तरह की क्राइसिस है। 77 में जब इंदिरा गांधी हारी थी, तब शी वॉज एबल टू मेक अ कमबैक इन 2.5 years। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो मोरारजी जैसा नहीं है। वो यहाँ एक तरह से ये हिंदुत्व ईरा में कांग्रेस की पहचान जो है वो कमजोर। तो ये क्राइसिस जो है केवल लीडरशिप की नहीं है, ये अस्तित्व की है। कि आज जब गोवा में एडुआर्डो फलेरो जो सोनिया गांधी के नजदीकी माने जाते हैं, मेरे प्रोग्राम पर आकर कहते हैं ममता बनर्जी जो है वो असली टक्कर दे सकती है बीजेपी को, या त्रिपुरा में सुष्मिता देव यही कहने जा रही है। जब आंध्र प्रदेश में जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां आज जगन रेड्डी ने अपनी पहचान बना ली है। तो एक तरफ तो ये नए नए नेता आ रहे हैं जो कांग्रेस के परिवार से आए हैं लेकिन अपनी दिशा में गए हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो ढांचा है वो इतना कमजोर हो गया कि कांग्रेसी ये नहीं जानते हैं कि अब करे तो करे क्या, जाए तो जाए क्या। सो इट्स एन एग्जिस्टेंशियल की क्राइसिस मैं कहूंगा। लीडरशिप की क्राइसिस तो है ही, कौन नेतृत्व करेगा, जो कपिल सिब्बल कहते हैं जी हुजूर वर्सेस G23, ये अपने आप में अंदरूनी क्राइसिस है। हालांकि G23 के कौन वो नेता है तो वाकई पार्टी को आगे ले जा सकते, ये भी कोई नहीं कहता। जब आप कपिल सिब्बल को पूछो सोल्यूशन क्या है, वो आपको सोल्यूशन तो नहीं दे पाते हैं। तो लीडरशिप क्राइसिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आइडेंटिटी। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं राजदीप जी, बड़ी देखिए G23 के नेता कितने जमीनी है नहीं जमीनी है, द ज्यूरी इज आउट, नोबडी इज क्वेश्चनिंग दैट। लेकिन सॉल्यूशन की बात में वो सबसे पहले तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी लगातार मीटिंग अलग अलग देश में, पॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस आती है, वो आपकी टॉप गवर्निंग बॉडी है, आपकी CWC बैठ नहीं रही है, उस पार्टी का क्या हाल होगा जो पार्टी अपना एक अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही है। सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप ये जानिए दिस इज अ फेलियर एट डिफरेंट लेवल्स। मेरा ये कहना है लीडरशिप क्राइसिस की तो बात है ही, ऑर्गेनाइजेशनल संगठन की क्राइसिस तो सालों पर चल रही है। CWC की क्राइसिस तो 2000 से आपने देखा होगा कांग्रेस में कोई बड़ा बराबर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन नहीं हुए। CWC की मीटिंग छोड़िए, CWC के लिए एक जमाने में चुनाव होते थे, अब आप जानिए ना चुनाव होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन। आपने कहा एक इंटरिम प्रेसिडेंट है, एक नॉन प्लेइंग कैप्टन है, ये सब तो है ही। गांधी परिवार देखिए, जब तक आप वोट कैचर थे, बड़ी बात मेरी ये है, जब तक गांधी परिवार अपने जो वर्कर्स थे या लीडर थे उनको लगता था कि ये वोट कैचर्स है, तब तक ठीक था। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में तब CWC रेगुलरली बैठती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, आप पावर में नहीं है और ना ही आपके पास कोई उपाय है कि आप पावर में कैसे आएंगे। तो ऐसी एक स्टेट ऑफ ड्रिफ्ट है। हिंदी में मैं कौन सा शब्द बेस्ट शब्द ड्रिफ्ट के लिए, आप इसके चक्कर मत पड़िए। आप जब नहीं ये मुझे एक शब्द दीजिए। नहीं, मैं एक तरह से, अगर आप एक बड़े समुद्र में बैठे में हैं और आप डूब रहे हैं और आप नहीं जानते हैं कि कैसे मैं बचूं, ये कांग्रेस की स्थिति है कि आपके पास ना
नाव में होल्स हो गए हैं, यू डोंट हैव एनी ऑर्स, आप कैसे जमीन तक पहुंचोगे? हाउ विल यू सर्वाइव? ये सर्वाइवल की बात है, इट्स एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस लिंक्ड टू सर्वाइवल। मैं थोड़ा सा राहुल श्रीवास्तव जी की तरफ चलना चाहता हूं, और मैं निखिल जी आपसे माफी भी चाहता हूं कि मैं यूं अचानक से बीच में टपक पड़ा। दरअसल मैं रामपुर में हूँ, रिपोर्टिंग कर रहा था, और मुझे लगा कि पिछले हफ्ते भी मैं शामिल नहीं हो पाया, तो जैसे मैं गाड़ी में बैठा मैंने लॉगिन कर लिया। रामपुर का लक्ष्मण, राहुल श्रीवास्तव, रामपुर का लक्ष्मण नहीं पता है, पर हाँ, आपके जमाने की फिल्म रही होगी तो आपके 70s के रेफरेंस आते रहते हैं। आप बिल्कुल, लेकिन आप रणधीर कपूर जैसे नहीं दिखते, आप अलग दिखते, बेटर वर्जन ऑफ रणधीर कपूर। रामपुर का सौरभ। मैं राहुल श्रीवास्तव सर बुलंद आवाज में ये कहते हैं, फिल वक्त दुबई में हैं, उनसे ये जानना चाहता हूँ कि वो अक्सर कहते हैं कि साहब मैं नवाबों के शहर लखनऊ से नहीं हूँ, बादशाहों के शहर आगरा से हूँ। हालांकि मेरी राहुल श्रीवास्तव जी जैसी बैरीटोन वाली आवाज नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनका हाल भी अब मुगलों जैसा हो गया है क्या, कि जो तख्त जो था और वो दिल्ली से पालम तक सीमित था, कांग्रेस का वैसा हाल नहीं हो गया है क्या? और राजीव जी ने कहा कि CWC की मीटिंग, मैंने ही कपिल सिब्बल का हवाला दिया, लेकिन अगर मेरी याददाश्त ठीक गवाही दे रही है तो एक 78 में चुनाव हुए थे, जिस चुनाव में प्रणब मुखर्जी हार गए थे वर्किंग कमेटी के चुनाव में, और उसके बाद एक चुनाव हुए थे जब ये सीताराम के बनर्जी पूरा जो अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और अलगाव हुआ था। तो इंटरनेसी जैसी चीज तो इंदिरा कांग्रेस में कभी रही नहीं है, चुनाव जैसी। लेकिन जो राजदीप ने कहा वो भी दुरुस्त है कि साहब वोट कैचिंग एबिलिटी थी तो सब चीजें चल रही थी, अब वोट कैचिंग एबिलिटी नहीं बची है। राहुल श्रीवास्तव जी, आप भी लंबे वक्त से देख रहे हैं, आप इन बदलावों को कैसे देखते हैं? ये बहुत ही आपको कॉस्मेटिक चेंज लग रहे हैं? ऊपर पट्टी के जिग्नेश को ले आए, कन्हैया को ले आए, और पंजाब में कोई मिलाना विशाले सनम, कल तक पिछले हफ्ते तक चर्चाएं हो रही थी मास्टर स्ट्रोक, दलित फेस आदि इत्यादि। राहुल जी देखिए, आपने जिक्र आगरा जो किया, मैं उस पर ये बताना चाहूंगा कि अगर आप, मेरी ये थ्योरी अब कंफर्म्ड हो चुकी है कि इन मॉडर्न पॉलिटिक्स में भी या कोई वक्फे में कोई भी डायनेस्टी की एक लिमिट होती है, लास्टिंग कैपेबिलिटी होती है कि वो कितने समय तक चलेगी। अगर मैं लोगों से पूछूं कि उन्हें मोहिउद्दीन मोहम्मद साहब जो थे, छठे बादशाह थे मुगल, औरंगजेब बुलाते थे उन्हें, उनके बाद अगर मैं कहूं कि किसी और मुगल बादशाह का, बहादुर शाह जफर तक बताएं कि जब मैंने कहा कि पालम तक उनकी सल्तनत थी और बड़े बेआबरू होकर के वो दिल्ली से भेजे गए थे, तो आपको नाम नहीं याद आएगा। यानी पांचवी, चौथी, पांचवी, छठी डायनेस्टी के बाद वो मुगल थे, वो लोकतंत्र नहीं था, वो वोट नहीं मांगते थे, उनको रीजनल नेता नहीं होते थे। अगर आप बात के हिस्से में देखिए तो जब दिल्ली का मुगल दरबार डायनेस्टी कमजोर हुई तो मराठे भी आ गए थे दिल्ली, जिनको बहुत दिनों तक, बहुत दूर तक रखा गया था। मैं, और ये आशय मेरा राजदीप जी की तरफ नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या है कि ये कांग्रेस को अब रियलाइज करना पड़ेगा कि डायनेस्टी का डाइल्यूशन हो चुका है। वो डायनेस्टी में वो बात चाहे जो भी हो, उसमें कहीं ना कहीं एक नयापन की जो चीज होती है, जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आई, राजीव गांधी आए, एक न्यूनेस थी, और उस न्यूनेस को जो थी ना, कांग्रेस ने वो क्यूरोसिटी खो दी है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के काम रीइन्वेंशन था। रीइन्वेंशन के लिए बहुत जरूरी है कि आपके सिपह सालार और आपके सेनापति जो छत्रप हैं वो अच्छे हों। मैं अगर एक भारत का नक्शा उठा लूं अगर, तो मुझे जम्मू एंड कश्मीर का नेता बताइए, गुलाम नबी आजाद के बाद कौन? हिमाचल में वीरभद्र सिंह के बाद कौन? यूपी में नारायण दत्त तिवारी के बाद कौन? पंजाब में अमरिंदर के बाद कौन? हरियाणा में तमाम लोग, जैसे अभी हुडा जी चलिए थोड़ा बहुत अभी भी रसूख रखते हैं। गुजरात में अहमद पटेल के बाद कौन? मध्य प्रदेश में क्या होगा? आप पूरा लैंडस्केप देखिए। बंगाल में कोई नेता नहीं, उड़ीसा में सालों से मेरे ख्याल से किसी नेता, कांग्रेस नेता का नाम ही नहीं सुनाई दिया। तमिलनाडु में चले जाइए, कर्नाटक में थोड़े बहुत बचे हैं जिन्हें संग समेट के रखना चाहिए, क्योंकि अभी भी वहां पे एक दो नेताओं में थोड़ा दमखम है कि बीजेपी को थोड़ा बहुत चैलेंज देते हैं। क्या है कि ना तो आपने लगाई नेताओं की पूरे देश में, आपने उस डायनेस्टी को बचाने के लिए पूरे देश में नेताओं की पौध काटी और उसके बाद नई नहीं लगाई, और उसके बाद वही डायनेस्टी अब जो है वो एक
जेन्युइन जो एक एवोल्यूशन होता है उसमें कमजोर हो गई है। सौरभ, ये सिवाय डायनेस्टी की कमजोरी के कांग्रेस की दास्तान और कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास मई 2019 में एक बहुत अच्छा मौका था चुनाव के बाद, कि राहुल गांधी ने जो कहा था कि एक नई कांग्रेस के लिए पुराने लोग जिन्होंने अपने स्वार्थ में काम किया, पार्टी के लिए नहीं, उनकी जगह नए लोगों को मौका देकर के शायद पब्लिक की अटेंशन खो चुकी है। एक दूसरा, कांग्रेस की प्रॉब्लम है कि व्हाट डज द कांग्रेस स्टैंड फॉर, कांग्रेस है किस चीज के लिए या क्यों खड़ी होती है, वो भूल चुकी है। मेरे ख्याल से कांग्रेस रिएक्शनरी हो गई है, वो फ्रिंज एलिमेंट से ज्यादा जुड़ती दिखाई देती है, मेन स्ट्रीम से नहीं जुड़ती है। बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी ऊपर ही है कि कहीं ना कहीं मुगल दरबार जो है वो बहुत कमजोर हो गया है। सौरभ, मैं कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी के इंडक्शन पर भी आपकी टिप्पणी चाहता हूं, फिर राजदीप के पास चलेंगे। ये एंट्रीज अच्छी एंट्रीज है। देखिए, एक कहीं ना कहीं कांग्रेस, आपने पिछले कुछ सालों में अगर सुनी होंगी खबरें कि लोग कांग्रेस को छोड़ के गए, टैलेंट कांग्रेस से बाहर गया। मेरे ख्याल से दो घटनाएं जो हैं, एक चन्नी साहब का पार्टी में उनको एक ओहदा दिया जाना, वो एक डिसीजन ऐसा था जहां कांग्रेस ने अपनी जो उसकी एडहोकिज्म की आदत है उसको तोड़ा। एडहोकिज्म क्या है कि जैसा चल रहा है, लचर हो, खराब हो, अच्छा हो, उसको चलने दो, किसी तरह बहुत ज्यादा फेरबदल करके किसी को झटका मत दो। अमरिंदर सिंह एस्टैब्लिश नेता जो कि चुनाव, जिन पर क्रेडिट था कि वो चुनाव जितवा के लाए, उसको हटा देना मेरे ख्याल से लिए इस कांग्रेस की जो इस टाइम हाईकमांड है इसका सबसे क्रिटिकल डिसीजन था। इतना क्रिटिकल डिसीजन मेरे ख्याल से इन्होंने सालों में नहीं लिया, और लिया होता तो हालात ऐसे नहीं होते। लेकिन उसके बाद अभी देखिए जिग्नेश मेवानी वगैरह को जो लिया गया है, कहीं ना कहीं फ्रेश टैलेंट तो कांग्रेस के लिए जरूर माना जाएगा, लेकिन क्या वो फ्रेश टैलेंट इस जमीन, जिस जमीन पे जहां आज कांग्रेस खड़ी है, क्या है कि जमीन बंजर हो तो मैं बीज बेशक जीएम फूड कर ले आऊं, वो पेड़ नहीं बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जमीन बंजर हो चुकी है। तो उसी तरह से चन्नी साहब का मूव एक बोल्ड डिसीजन, जिसको कुछ लोगों ने मास्टर स्ट्रोक कहा, वो हो सकता है, पॉलिटिकली उसमें विजडम थी, लेकिन कांग्रेस की जो जमीन थी वो इतनी कमजोर थी कि हाईकमांड इतना कमजोर हो गया था कि वो उसका जो एक पॉलिटिकल फॉल आउट है वो उसको झेलने लायक नहीं था। कांग्रेस में इतना कुव्वत नहीं थी हाईकमांड में कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को एक फोन करके कहें कि साहब तुम्हारी तरफ से हिमाकत हुई कोई, या पार्टी को किसी क्राइसिस की तरफ धकेला तुमने, तो साहब ऐसा है कि इस पार्टी में न तुम रहोगे, जिस तरह से अमरिंदर सिंह बाहर हुए सत्ता से, उस तरह से तुम पार्टी से बाहर हो सकते हो। वो जो ताकत होती है और वो जो जमीन में वो होता है, वो कांग्रेस पार्टी में नहीं है, और उसकी क्राइसिस जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी। वो फ्रेश टैलेंट ले ले या फ्रेश मैनूवर्स कर ले, फ्रेश लोग चेहरे बढ़ा ले, कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने मूलभूत सवाल को, जो आपने सबसे पहली लाइन दूसरी लाइन में बोला कि लीडरशिप इशू है, जो पार्टी लीडरशिप इशू नहीं डिसाइड कर सकती कि कितना वक्फा हो गया 2019 में, जून जुलाई में शायद राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया था। इतना लंबे तक अगर आपके पास इंटरिम पार्टी प्रेसिडेंट रहता है साहब, और आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी हैं, इस देश की जननी है आप, इस देश की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की, साहब आपका कोई बहुत ज्यादा मैं फ्यूचर नहीं देख सकता हूँ। राजदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमने पंजाब की बात की, पहले भी नेता नगरी में बहुत डिटेल में बात हुई है, लेकिन देखिए जेपी जाती है गुजरात में और पूरे घर के बदल डालूंगा की तर्ज पे न सिर्फ मुख्यमंत्री बदलती है, बाकी पूरी मंत्रिपरिषद को बदल देती है। उत्तराखंड में इनकी आलोचना भी हुई है, होनी भी चाहिए। आप 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हो, लेकिन वहां से भी आंतरिक असंतोष के बहुत स्वर नहीं आते हैं। कांग्रेस की बात करें तो कभी छत्तीसगढ़ से खबर आती है टीएस सिंहदेव बनाम भूपेश बघेल, राजस्थान से लगातार खबरें आ रही हैं, और अशोक गहलोत लगातार आला कमान के तमाम निर्देशों के बावजूद मंत्रिपरिषद का विस्तार टाल रहे हैं। अभी खबर आई कि साहब उपचुनाव आ रहे हैं, अब उसके बाद देखेंगे। एमपी का क्या हाल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया एग्जिट हुए। तो ये कुछ स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, ये जो इनडिसाइसिव एटीट्यूड है। आप क्या देखते हैं इसको कि ये आगे कहाँ तक जाएगा? और ये दो चीजें हूँ राजदीप जी, क्योंकि आपके राज्य गोवा के, हालांकि आप सहूलियत के हिसाब से राज्य बदलते रहते हैं, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात भी, और नेता नगरी के दर्शकों को याद भी हो गया आपका तीनों जगह कनेक्शन। गोवा में जिस तरीके से वो फलेरो साहब छोड़ के गए, तो वहां पे भी एक मशक्कत है, दिख रही है ना। मैं 2-3 बातें रखता हूँ। एक तो क्योंकि आप लोग अब मुगलों में चले गए हैं, आप मुगलों का उदाहरण दीजिए। जैसे जब मुगलों के जो राजा महाराजा, उनके बड़े बड़े जो अकबर,
शाहजहां औरंगजेब तक थे, तब आप देखेंगे कि दिल्ली मजबूत थी, और क्योंकि उनकी ताकत यहाँ मजबूत थी, वो पूरे देश भर पर उनका एक तरह से कब्जा हुआ, खास करके दक्कन तक। लेकिन जैसे ही कमजोर हुआ, डेक्कन, मराठा सब अपने आप में, फिर वो बीजापुर हो, अलग अलग जगह अपनी अपनी एक तरह से पहचान बनाने लगे, और मुगल धीरे धीरे कमजोर होते रहे। कांग्रेस का वही हुआ, आला कमा कल्चर था, क्योंकि सत्ता थी, और उस सत्ता की वजह से आपका एक आला कमा जो था, आपके जो बादशाह यहाँ के थे या महाराजा जो भी कहे, वो उस पर पूरी तरह से उनका देश भर में एक तरह से एक पकड़ थी। पर जैसे ही आपकी दिल्ली की हालत कमजोर हो गई, हर राज्य में आप धीरे धीरे कमजोर होते गए, और वही कांग्रेस का हाल हुआ है। आप जानिए, आज जब आप देखते हैं ये जो सत्रप है या जो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की परेशानी क्यों है, क्योंकि वो जानते हैं आज वो हाई कमांड उन पर उस तरह से हावी नहीं हो सकती। कम्स टू द सेम थिंग, वोट कैचर। जब आप पे वो क्षमता नहीं रही कि आप अपने ताकत पर वोट ला सके, और 2 लगातार जनरल इलेक्शन में आपको 40-50 लोकसभा सीटें मिलती है, तो नेचुरली जो स्टेट के लीडर्स हैं वो समझते हैं अब तो हमारी ताकत पर होगा। मैंने आपको गोवा का उदाहरण दिया है, उससे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके पीछे कौन है? प्रशांत किशोर, जो पिछले महीने हम लोग इसी नेता नगरी पर बात कर रहे थे कि वो क्या कांग्रेस के रणनीतिकार बनेंगे। आज वही प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के नाम पर लुजदीन फलेरो को, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, तृणमूल की तरफ ले जाते हैं। यानी प्रशांत किशोर भी एक तरह से समझ गए हैं कि अब ये कांग्रेस को हम नहीं बचा सकते, चलिए ममता बनर्जी को नेशनल पार्टी बनाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे, और ये भी नेता जान गए हैं कि केवल कांग्रेस के नाम पर अब हम चुनाव नहीं जीत सकते। हालांकि उनके सबके नाम में तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस, वाईएसआरसीपी तो ब्रांड नेम है, लेकिन आला कमा कमजोर है। मैं एक बात इस पे जोड़ दूं, जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार की। देखिए, राहुल गांधी को लगता है कि वो एक तरह से एक नया कांग्रेस बनाना चाहते हैं, अपनी एक तरह से विचारधारा को लेकर, जो वामपंथी से या एक्टिविज्म से एक तरह से जुड़ी हुई है। उसमें कन्हैया जुड़ जाते हैं, जिग्नेश मेवानी जुड़ जाते हैं। उनको लगता है ये आरएसएस बीजेपी को वाकई टक्कर दे पाएंगे जमीन पर। ये अपने आप में आप कह सकते हैं ये उनकी विचारधारा है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी जो है, वो तो बहती गंगा की तरह सबको उसमें डुबकी मारने का मौका मिलता था। जब राजीव गांधी थे, मुरली देवरा भी उस कांग्रेस में थे, मणिशंकर अय्यर भी हुआ करते थे। इंदिरा गांधी के टाइम पे चंद्रशेखर भी एक तरह से थे, मोरारजी देसाई जैसे लोग थे। तो देखिए, आप जानिए 60s में तो कांग्रेस जो है उसमें अलग अलग विचारधाराओं के लोग आ सकते थे। इट वॉज अ बिग टेंट। अब राहुल गांधी ने क्या कर दिया है, उस बिग टेंट को नीच ब्रांड बना दिया कि आप अगर एक तरह की विचारधारा से हैं तो आप हमारे करीबी बन जाते हैं, नहीं तो मुझे आप पर सस्पिशन है कि आप कुछ बीजेपी आरएसएस के साथ आपके कुछ संबंध है। अब इस तरह से राजनीति नहीं होती ना, आपको सबको साथ लेकर करनी पड़ती है। और लगातार राजदीप जी, ये मैंने बात समझ ली। आप एक बड़ी दिलचस्प चीज ले आए, और मैं चाहता था कि नेता नगरी में इस पे चर्चा हो, और मैं इस पे आपके, राहुल जी के, निखिल जी के, सबके व्यू चाहता हूँ। ये क्या है प्रशांत किशोर का ग्रैंड डिजाइन कि अब नेता टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या अब टीएमसी कांग्रेस का विकल्प बनने की तैयारी कर रही है देश में? उनके पास एक ब्रांड तो है ममता बनर्जी के रूप में, और वो उसको इस तरह से प्रचारित भी कर सकते हैं कि शी इज द वन हु स्टॉप्ड बीजेपी जगरनॉट इन बंगाल। देखिए, आप देखिए प्रशांत किशोर के कार्यकाल को देखिए। उन्होंने यश उन पार्टियों में पाया है जहां उनके डायरेक्ट संबंध उस नेता के साथ है। फिर वो जगन रेड्डी हो आंध्रा में, ममता बनर्जी हो बंगाल में, नीतीश कुमार हो बिहार में, वो एक तरह से उस हाई कमांड, जो रीजनल हाई कमांड है, उसके साथ उनके संबंध बन पाते हैं। कांग्रेस में आप अगर प्रशांत किशोर चाहे कि सब निर्णय मैं लूंगा, मैं एक तरह से की स्ट्रेटेजिस्ट बनूंगा, आई विल बिकम अ लैटरल एंट्रेंट एज द की स्ट्रेटेजिस्ट, वो हो नहीं पाएगा। लेकिन इन पार्टियों में हो सकता है। आप ये बात जानिए, शरद पवार ने हमें पिछले महीने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस जमींदारी की तरह नहीं चल सकती। अब ममता बनर्जी के नेफ्यू जो है अभिषेक बनर्जी कहते हैं कि हम जो है वो असली कांग्रेस है जो बीजेपी को टक्कर देंगे। इसमें कहीं ना कहीं मुझे डिजाइन लगती है कि अगर कांग्रेस
अगले साल के चुनाव में बुरी तरह से हार जाती है, तो क्या एक रीअलाइनमेंट होगी? एक नया कांग्रेस परिवार ये बाकी लोग बनाना चाहेंगे, शायद माइनस गांधी फैमिली, और शायद कांग्रेस में स्प्लिट होना चाहिए जिसमें राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, जिग्नेश, हार्दिक अपने जो नजदीक है उनके साथ एक पार्टी बना ले, कांग्रेस आर, कांग्रेस रेवोल्यूशनरी, कांग्रेस राहुल, उसे जो भी आप कहें, और दूसरी तरफ एक कांग्रेस परिवार बन जाए। तो प्रशांत किशोर की मुझे लगता है रणनीति यही है कि वो एक रीअलाइनमेंट चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स इस तरह से नहीं चलती। आपको नैरेटिव चाहिए। प्रशांत किशोर की राजनीति जो है, हिज मैनेजरियल स्किल्स हैव वर्कड, बट देयर आर लिमिट्स टू इट। यू विल नीड, वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चल पाई? क्योंकि तब आपके पास ना उस तरह का चेहरा था, ना नैरेटिव था, और कांग्रेस जैसे पार्टी में शायद वो नहीं चल पाता है जो बाकी पार्टीज दे आर रेडी टू चेंज। कांग्रेस एट द मोमेंट इज लाइक वो हाथी की तरह है ना, धीरे धीरे जाती है एक, और उनको लगता है नहीं हमारा समय आएगा, हम पेशेंट रहेंगे, लेकिन अब पेशेंस का भी समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो प्रशांत किशोर टू रीअलाइन पॉलिटिकल फोर्स। जी राहुल श्रीवास्तव जी, आपने तमाम राजनीतिक दौर देखे हैं, इस देश के तमाम आंदोलन देखे हैं, क्या आपको ये दूर की कौड़ी लगता है कि एक चुनावी रणनीतिकार का एक ऐसी पार्टी में जाना जहां पर दूसरी पांत या भविष्य के नेता की लड़ाई खुली है, और ये एक थ्योरी या हाइपोथेसिस की चूंकि बंगाल में ममता बनर्जी कार्ड चला है तो वो पूरे देश में हो सकता है, या उनके नाम पे चूंकि वो अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं और तीसरी दफा की मुख्यमंत्री हैं, तो उनके नाम पर शी कैन बी अ रैलिंग पॉइंट फॉर एंटी बीजेपी फोर्सेस, क्योंकि जो कांग्रेस, जिस कई लोगों को लग रहा था रैलिंग पॉइंट होगी, उसकी लीडरशिप नाकाफी साबित हुई है। तो इस थ्योरी पे राहुल जी आपका क्या सोचना है? तो मैं जहां बैठा हूं उसके बहुत पास में ही बुर्ज खलीफा है दुबई में, और एक पिक्चर आई थी मिशन इम्पॉसिबल, उसमें टॉम क्रूज जो है वो बहुत ऊंचाई से एक फ्लोर से कूदता है रस्सी पकड़ करके, और एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाता है, मुश्किल को आसान कर देता है। देखिए कहीं ना कहीं एक अंडरलाइन है प्रशांत किशोर की जो मैं देख रहा हूं कि वो नरेंद्र मोदी को एक बार हराना चाहता है। ही वांट्स टू डिफीट नरेंद्र मोदी एज ए पॉलिटिकल चैलेंज, और वो फितूर है, वो कोशिश है, वो कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, बट ही हैज इट। उसने एक बात देख ली कि अखिलेश और राहुल गांधी को उसने छोड़ करके कि यूपी की पॉलिटिक्स थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, वहां पे गठजोड़ जाड़ के टांक करके स्ट्रैटेजी बना करके किसी को हरा देना या जिता देना बहुत आसान नहीं है। मेरे ख्याल से उनको चंद्रगुप्त मौर्य और नंद का वो भी किस्सा याद आ गया होगा कि हार करके जब चंद्रगुप्त मौर्य जाते हैं बुढ़िया की कुटिया में जंगल में, तो बहुत भूख लगी होती है और बुढ़िया उनको गरम गरम खिचड़ी देती है, तो चंद्रगुप्त मौर्य बीच में हाथ डाल देते हैं, जल जाता है। तो बुढ़िया कहती है कि तुम चंद्रगुप्त मौर्य की तरह से हो क्या बेटा, तुम तो सीधे सीधे बीच में खा रहे हो, किनारी किनारी खाओ ठंडी करके, तब जाके बीच की खा पाओगे। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने ये एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है कि उनको एक नेशनल लेवल पे अलग अलग जगह पे छोटी छोटी सेनाएं खड़ी करनी होंगी, जब तब जाकर के बीजेपी को दिल्ली में चैलेंज किया जा सकता है। और ये वही चीज मैं कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस एक टाइम पे क्षमता थी कि उसके पास हर प्रदेश में ऐसे सेनापति थे कि वो एक बड़ा फोर्स हुआ करती थी, और वही कमी है मेरे ख्याल से। प्रशांत किशोर जो है अब वो स्टेट वाइज चल रहे हैं। आप देखिए कि उन्होंने फलेरियो साहब को तृणमूल कांग्रेस में मिलाया ही नहीं है अभी। वो बेसिकली इशारा ये करवा रहे हैं कि साहब ऐसा है कि कांग्रेस कमजोर है, आप तृणमूल से जुड़िए। ऐसा ही कुछ काम कुछ और राज्यों में चल रहा है। देखिए मेरे को ये पता है कि पिछले करीब 2 महीने से आईपैक की टीमें जो है, प्रशांत किशोर जी की टीमें गोवा में तमाम बुद्धिजीवियों, राइटर्स, मछुआरों और तमाम उनके ग्रुप से मिल रही है। वो एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है कि माहौल क्या है, लेकिन कभी कभी माहौल पढ़ने की जगह बताया भी जाता है। देखिए ममता बनर्जी के रूप में एक नेता तो है। देखिए मैं हमेशा कहूंगा कि इस इलेक्शन में ममता बनर्जी ने टांग टूटी और व्हील चेयर पे जाकर के ये तो सिद्ध कर दिया कि वो इस मुकाबले में चुनावी रणबांकुरी है, और शायद उनकी सेलेबिलिटी जो है वो आज किसी भी नेता से ज्यादा है। कांग्रेस
की थोड़े थोड़े जो वोट बैंक है, अगर उसको आप देखिए तो कहीं आम आदमी पार्टी खा रही है, और जहां नहीं है उसकी प्रेजेंस कोशिश हो रही है, वहां ममता बनर्जी को ट्राई करने में मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर की कोशिश है कि अगर एक छोटा कार्ड हमारे हाथ में है, उसको बड़ा करने की कोशिश की जा सकती है। नहीं, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि दो बात, छोटी बातें। एक तो जो राहुल जी ने अभी कहा कि ये आम आदमी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, ये कंपीट किसके लिए कर रही है? ये उसी एंटी बीजेपी वोट के लिए कंपीट कर रही है। अब आप गोवा का उदाहरण लीजिए, बीजेपी का 35% अगर वोट है, वहां 65% जो एंटी बीजेपी वोट है वो 4-5 तरफ बिखर जाएगा। जब तक आप कंसोलिडेट करके एक नेशनल ऑल्टरनेटिव, एक राष्ट्र पर्याय नहीं दे पाओ, विकल्प नहीं दे पाओगे, तब तक आप ये जो कोशिशें हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। आपकी क्या आइडिया है? जो शरद पवार ने हमको कहा था, आपको मैं आज बता दूं, उनका कहना है कि अगले 2024 चुनाव में वो चाहते हैं, ये उनका सपना है कि 400 ऐसे सीटें हो जहां 1-on-1 फाइट हो, 1-on-1 बीजेपी वर्सेस ऑपोजिशन कैंडिडेट। यानी इसके लिए आपको कांग्रेस को भी साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस 180-90 ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस की भी नंबर 1 पार्टी है मध्य प्रदेश में या राजस्थान में। तो ये कैसे करेंगे? ये आसानी से नहीं होगा, और ये तभी होगा जब मुझे लगता है कि कांग्रेस में कोई फेरबदल हो। कांग्रेस में जब तक उलटफेर ना हो तब तक कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, जो डिनेस्टी की बात बार बार आती, ये 5वीं पीढ़ी है नेहरू गांधी फैमिली की, अगर आप मोतीलाल नेहरू से ले। अब कौन सा बिजनेस हाउस भी है जो 5वीं पीढ़ी तक उसी उत्साह से, उतने जोश से आगे बढ़ पाता है? एक टाटा ग्रुप आप कह सकते हैं, मैं सोच रहा हूं कौन सा है जो 100 साल से ज्यादा और आगे बढ़ा। और टाटा भी तब कैसे बढ़ा निखिल, जब टीसीएस और ये नए कंपनी आई, नई लीडरशिप आई। कांग्रेस में कहां है वो टीसीएस और टाटा ग्रुप की तरह एक नई लीडरशिप? वही पुराने नेता, वही पुरानी रणनीति, वही पुरानी स्ट्रेटेजी, उससे नहीं चलेगा। एंड राहुल राजदीप जी जी आपने अमेठी में प्रियंका गांधी का एक चर्चित इंटरव्यू किया था। आप कह रहे हैं नई लीडरशिप नहीं है, प्रियंका गांधी और उनके समर्थक नाराज हो जाएंगे आपसे? नहीं, ये देखिए, आप हंसकर कहिए, ये सच्चाई है। प्रियंका गांधी प्रियंका गांधी शी हैज टू लिव इन लखनऊ। उनको लखनऊ में लेकर उत्तर प्रदेश की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यू कांट रन इट फ्रॉम दिल्ली। यही तो है ना। आपको फिर राहुल गांधी, जब 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो अगर मंत्री बनते, अपनी दिखाते किस तरह से वो मंत्रालय संभाल पाते हैं, तो पीपल वुड नॉट हैव कॉल्ड, ही वुड नॉट हैव सक्कम्ड टू दिस पप्पू प्रोपेगेंडा। ऐसा है, मैं आप लोगों को थोड़ा बीच में टोक रहा हूं। हम लोग हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह 1000 दफा कांग्रेस का विघटन, इन सब पे चर्चा कर चुके हैं। उसमें नए नए उदाहरण जुड़ जाते हैं बस कि अच्छा अब एक और नया प्रसंग आ गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या टीएमसी जैसा कोई विकल्प एक राष्ट्रीय विकल्प बन सकता है? इसकी संभावनाएं और सीमाएं क्या हैं? राहुल श्रीवास्तव जी आप, और फिर राजदीप जी। राहुल जी, किसी विकल्प को खड़ा करने के लिए मेरे ख्याल से आज की मैं स्थिति देखूं तो विकल्प को खड़ा होने के लिए पूरे एक देशव्यापी के लिए नरेंद्र मोदी हैज टू डू समथिंग वेरी रॉन्ग। अगर आप इस देश की प्रथा देखें, राजीव गांधी बहुत पॉपुलर थे, उनको गलतियां करनी पड़ी। अगर आप देखें इंदिरा गांधी का भी एक डाउनफॉल जब आया तो उनको गलतियां करनी पड़ी। आज की पॉलिटिकल स्थिति में जहां आपको नेता पूरे देश का एक ऑल्टरनेटिव नहीं दिख रहा, उसको खड़ा करने के लिए एक तो एक बहुत बड़ा एफर्ट चाहिए होगा कि लोगों को जोड़ा जा सके, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को बहुत सारी गलतियां करनी होंगी। और इसी कारण से क्या है कि कांग्रेस के पास एक बेनिफिट है, उसके पास एक देशव्यापी कार्डर है, देशव्यापी पहचान है। उसका झंडे को देख के कोई ये नहीं कहेगा कि साहब ये कौन सी पार्टी है। उसके पास एक एडवांटेज था, वो एडवांटेज खो चुकी है। और इसीलिए प्रशांत किशोर की कोशिश है कि टीएमसी को इंट्रोड्यूस करें। आप देखिए, बड़ी अजीब चीज है कि अभी तक गोवा में टीएमसी के नाम पे 3 नेता हो चुके हैं, 3 चीफ मिनिस्टर, तीसरे चीफ मिनिस्टर यानी चंद्रशेखर जैसे ऐसे लोग जो कि जिनके पास टैलेंट तो है, लेकिन जहाज नहीं है। वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, पार्टी नहीं है। अब क्या है कि परेशानी यही है कि ममता बनर्जी को उस पूरे नेशनल कैनवस पे स्टालिन अपनी महत्वाकांक्षा मार करके आगे बढ़ाएं, उनको नवीन पटनायक आगे बढ़ाएं, वो एक एक्सेप्टेंस बहुत लंबा पीरियड है। ममता बनर्जी जरूरी है, वो तब होगा जब मोदी देश की मजबूरी हो जाएंगे
शायद एक्सेप्टेंस बढ़ सकती है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, आने वाले 2-3 सालों में कोई बहुत आसानी से सारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम खत्म करके एक एक नेता बनेगा और एक रोशनी आएगी 7 अगर रंगों से मिल करके, ये बहुत मुश्किल लग रहा है। तो यानी यही है कुल मिला के कि हजारों बरस तक नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। राहुल जी के बात से को थोड़ा आगे लेकर जाता हूं। आप सौरभ जी या निखिल पूछ रहे हैं कि नेशनल ऑल्टरनेटिव, मैं कहता हूं आप इसे नेशनल ऑल्टरनेटिव की तरह मत देखिए, हर राज्य का ऑल्टरनेटिव देखिए। देखिए बीजेपी की एक ही कमजोरी, जब नरेंद्र मोदी जी इस समय एक कमजोरी, जब नरेंद्र मोदी जी टिकट पर नहीं होते तो बीजेपी का वोट कम होता है। 12 से 14% 2019 से ही हुआ है हर राज्य के चुनाव में, और खास करके जहां कल्चर अलग है, जहां हिंदू हिंदुस्तानी कल्चर नहीं है। एक तरह से आप बंगाल का फिर वो लोकल कल्चर लीजिए, या तमिलनाडु लीजिए, या इन राज्यों में, या गोवा का भी एक तरह से अलग कल्चर है। वहां आप लोकल कल्चर के को लेकर मोदी जी और बीजेपी को एक तरह से चैलेंज जरूर कर सकते हैं। रीजनल सेंटिमेंट, तो रीजनल सेंटिमेंट एक तरह से आप जानिए अगले 2 साल में, 2.5 साल में 11 ऐसे चुनाव आ रहे हैं देश भर में, बड़े नेशनल चुनाव के पहले कई राज्यों में, जहां अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो आखिर में आएगा 2023 में, बाकी राज्यों में आप एक तरह से कर्नाटक हो, अगले साल में जो बाकी के चुनाव होंगे, गुजरात के चुनाव हो, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उसके बाद उत्तरार्ध में हिमाचल और गुजरात के चुनाव। इन कई राज्यों में कांग्रेस मेन बीजेपी की प्रतिद्वंदी है। और अभी तक क्या देखा गया है, जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता है वहां कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। मुझे लगता है, कई लोगों को लगता है, ये अपने आप में मौका है, अगर हम कांग्रेस का वोट अपनी तरफ कर पाए तो हम कैन बी दी ऑल्टरनेटिव टू बीजेपी बाय 2024। ये आसान नहीं है, क्योंकि इसका फायदा किसको हो रहा है इस समय? सबसे ज्यादा फायदा ये जो लड़ाई हो रही है, फिर आप कह रहे तृणमूल कांग्रेस, अगर ममता गोवा में आए, आम आदमी पार्टी गुजरात में जाए, या उत्तराखंड, बिल्कुल वही राजदीप जी, मेरा अगला सवाल वही था कि इस डायमेंशन को और थोड़ा बीजेपी फायदा होता है। इसमें और एक चीज जोड़ देते हैं, और ये आखिरी सवाल होगा इस सत्र का मेरी तरफ से, उसके बाद निखिल जी की तरफ माइक रहेगा। आपने कहा कि जहां कांग्रेस डायरेक्ट क्लेमेंट है और वर्सेस बीजेपी में है, अभी 1 बरस पहले तक जब फार्मर एजुकेशन अपने चरम पर था और इस आंदोलन की सब बात चल रही थी, लगभग 1 बरस हो गया इस चीज को, तो ये कहा गया कि पंजाब बहुत सेफ दिख रहा है एज ऑफ नाउ कांग्रेस के लिए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर ने प्रो फार्मर स्टैंड लिया है। अकाली दल एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में है, क्योंकि जब वो बिल आया था तब सपोर्ट में थे, फिर उन्हें अपने खींचते आधार को देखते हुए एनडीए से बाहर आना पड़ा, और आम आदमी पार्टी में अपना एक लट्ठम लट्ठ चल रहा था उनकी पंजाब इकाई में, खास तौर पर, जिसका खामियाजा उन्होंने 2019 के चुनाव में भी भुगता, और लगातार उनका जो विधायक दल था वो खींचता जा रहा था, कम होता जा रहा था। लेकिन इस 1 बरस में जिस तरह की तब्दीलियां हुई, एंटी कैप्टन रैलिंग पॉइंट बना, फिर उसको दिल्ली से शह मिली, जरूरी किस्म की ऑक्सीजन मिली, वो सब हुआ तो कहा जाने लगा, और खुद अमरिंदर ने ये ऑन द रिकॉर्ड कहा है पिछले 48 घंटे में कि सर्वे में कांग्रेस पिछड़ती और आम आदमी पार्टी उभरती नजर आ रही है। उत्तराखंड में भी उन्होंने कर्नल कोटियाल को आगे कर दिया है, और वो एक तीसरा विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं, और अगेन यहाँ पे वो कांग्रेस के हिस्से की जमीन कैप्चर करना चाहते हैं, जैसे दिल्ली में की। दिल्ली में भले ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में 2 बार से ना आ पा रही हो, 3 बार से, लेकिन वो 30% के ऊपर बैठे हुए हैं वो मोटा माटी, तो उनका अपना कोर कहीं नहीं गया है, फ्लोटिंग को वो कैच नहीं कर पा रहे हैं। गुजरात में एकदम से गेम खुला लग रहा है कि टीएमसी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, गोवा को लेकर भी यही बात कही जा रही है। तो ये मैं आखिरी टिप्पणी चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी क्या वो राष्ट्रीय विकल्प हो सकता है? हमने कांग्रेस के बारे में बात की, टीएमसी के बारे में बात की, अब मैं आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय संभावनाओं और सीमाओं के बारे में जानना चाहता हूं। और क्या ये सवाल भी पूछ दूं मैं एक जरूरी किस्म की शरारत के साथ कि क्या राजदीप जी भी उन संभावनाओं में शामिल होंगे? क्योंकि पहले एक बार ये खबर उड़ी थी, हालांकि उस पर राजदीप सफाई दे चुके हैं। अरे ये बेकार की खबरें हैं। अरे क्या बताए, मैं गोवा में था,
मैं जहां होटल में रह रहा था उसके सामने एक आम आदमी पार्टी की रैली हो रही थी। हम उस रैली में गए, मैं शॉर्ट पैंट्स में गया, गोवा का माहौल था, मैं शॉर्ट पैंट्स में गया। आप लगता है कि क्या कोई नेता वहां जाए, मैं नेतागिरी वहां करने गया था, मैं देखने गया था कि आम आदमी पार्टी वहां गोवा में क्या कर पाएगी। देखिए, मैं एक बात साफ कर दूं, ये मेरी तरफ से कि मैं मेरे एक पार्टी है जो मेरे बच्चों की है, बर्थडे पार्टी, वो मैं हमेशा अटेंड करता हूँ। बाकी पार्टियां अपने आप तरफ क्या होगा कल कौन जाने, आज कहीं नहीं हूं मैं। मेरा ये आपने बड़ा अच्छा राजदीप जी आप ओपन एंडेड जवाब दे रहे हैं, कल को क्या होगा कोई नहीं जानता, और आपके पुराने सहयोगी आशुतोष आम आदमी पार्टी में जा चुके हैं। नहीं, आशुतोष जी क्या करें, मैं देखिए, मेरा साफ है, I am a political observer. I have been critical of all the political parties at some stage or the other. तो ये ऐसा, मैं उस तरह का, उस ओल्ड जमाने का पत्रकार हूं जो ऑब्जर्व करने में मुझे बहुत रुचि है। फिर वो सिद्धू वर्सेस कैप्टन हो, या कल कोई अरविंद केजरीवाल वर्सेस कुमार विश्वास भी बन जाए, या फिर ममता बनर्जी की राजनीति हो, मेरा ये आपसे कहना है जो सीरियस सवाल है। और मैं, क्योंकि आप तृणमूल कांग्रेस जो है has its limits as a party, it is its strength and weakness. लोग तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से आइडेंटिफाई करते हैं, ये उनकी ताकत है, लेकिन ये उनकी कमजोरी है, क्योंकि कल वो जब अलग राज्यों में जाएंगे, खासकर की पूर्वोत्तर के बाहर, क्योंकि आप त्रिपुरा में तो बंगाली स्पीकिंग बहुत है, वहां आपकी पकड़ बन जा सकती है। मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे खबर आ रही है कि मुकुल सांगमा जो मेघालय के पूर्व कांग्रेस मुख्यमंत्री है, वो भी अब तृणमूल में शामिल हो सकते हैं। तो पूर्वोत्तर और उत्तर और पूर्व भारत में आप अपनी पकड़ बना सकते हैं, बाकी राज्यों में आपकी वीकनेस है। आम आदमी पार्टी जो है, अरविंद केजरीवाल जो है, वो एक तरह से आप कह सकते हैं लंबे रेस का घोड़ा बनना चाहता है। ही वॉज अ मैन इन अ हरी इन 2014। मैं नरेंद्र मोदी जी को वाराणसी में टक्कर दूंगा, कोलैप्स हो गया क्योंकि ही वॉज अ मैन इन अ हरी। अब वो जानिए पिछले 2-3 साल में बड़े बड़े कैलकुलेटेड तरह से उन राज्यों में जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां उनको एक ओपनिंग मिल सकती है, जहां कांग्रेस कमजोर पड़ रही है। आम आदमी पार्टी is more likely therefore to perhaps expand because it is not restricted to एक जगह से वो जुड़ी नहीं है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, लेकिन एक एडवांटेज है, किसी बड़े राज्य से जुड़ी नहीं है जिस तरह से ममता बनर्जी है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल ने नए नेताओं को लाने की कोशिश की है अपने पार्टी में, नए चेहरों को लाने की कोशिश की है अन्य राज्यों में? वो हुआ नहीं है। वहां भी एक हाई कमांड कल्चर बन गया है। अरविंद केजरीवाल की नजर अब पंजाब पे है, क्योंकि अगर ये पोल सही निकले और अरविंद केजरीवाल पंजाब जीतते हैं तो जरूर ओपनिंग मिल जाती है। क्योंकि आप जानते हैं आज ममता बनर्जी क्यों आगे बढ़ रही है, क्योंकि बंगाल का एक मोमेंटम है। कल अगर अगले साल के चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतती है तो जरूर आम आदमी पार्टी की कोशिश करेगी, और आम आदमी पार्टी उस अर्बन मिडिल क्लास को टारगेट करेगी एक तरह से शुरुआत में। लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि आप जानिए, मेरा सबसे बड़ा ये कहना है, आखिरी पॉइंट जो है, कि जब तक कांग्रेस पूरी तरह से, कांग्रेस के अस्तित्व का जो सवाल है वो निपट नहीं जाता, तब तक दिस ऑपोजिशन स्पेस विल नॉट फ्री अप। इसी कांग्रेस एक तरह से, जैसे मैंने कहा, हाथी है, लेकिन जब तक हाथी उस जगह पर बैठा हुआ है, इवन इफ इट इज अ कमजोर हाथी, उसे निकालने के लिए टाइम लगता है, तभी आप उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, उन्हें कहीं ना कहीं पहली टक्कर जो है बीजेपी के साथ नहीं रहेगी। पहली टक्कर है हाउ डू वी फिनिश द कांग्रेस, या हाउ डू वी टेक ओवर द कांग्रेस। उसके बाद ही आप नेशनल ऑल्टरनेटिव की तरह लोगों के सामने आ सकते हैं। सो पंजाब इज क्रिटिकल फॉर आम आदमी पार्टी। इफ दे विन पंजाब, देन हु नोस, हिमाचल, That's what you are proposing, that they can carry the momentum to Goa, Himachal and Gujarat and others. ठीक है, राहुल श्रीवास्तव जी। सौरभ, देखिए, एक परेशानी है। अगर आप आम आदमी पार्टी का इतिहास देखें तो 2012 से पार्टी बनी, और इसको 9 साल लग गए एक चैलेंजर बनने के लिए। पंजाब में, यूपी में शुरुआत करनी है, गुजरात में शायद एक एलिमेंट आता है, 3 राज्यों में। उसके बावजूद भी कोई बहुत ही थॉट इन्वोकिंग लीडरशिप वो भी अपने राज्यों में नहीं क्रिएट कर पाए हैं, और वो भी जोड़ तोड़ टाग के कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें परेशानी वही जो राजदीप ने भी बात करी, कि एक बार आप एक स्टेट को जीतने के लिए जब एक नीले रंग में अपने आप को कोई सियार रंग लेता है,
तो वो जा करके नीले रंग की बाकी किसी चिड़ियों के बीच में बहुत देर बैठ नहीं पाता, वो समर्थन नहीं मिलता। लड़ाई बिल्कुल जो आपने भी कही कि लड़ाई ये है कि बीजेपी जैसे बड़े फोर्स से जीतने से पहले कांग्रेस को खा लो। तो लड़ाई ये इस लेवल पे है कि कांग्रेस को खा लीजिए। लेकिन इन लोगों की प्रॉब्लम ये है कि जब ये एक स्टेट में इतना रंग जाते हैं तो इनके लिए मुश्किल हो जाता है कि दूसरी स्टेट में आइडेंटिटी बनाना, क्योंकि इतनी ज्यादा कमिटेड आइडेंटिटी हो जाती है पॉलिटिकल उस राज्य से। वो आप मेरे को यानी राजदीप ने पिछली बार एक सवाल पूछा, तो मैं एक सवाल पूछता हूं कि मुझे ऐसा उदाहरण नहीं याद आ रहा कि एक राज्य का रीजनल पार्टी दूसरे किसी राज्य में सत्ता में आ गई हो। उसमें दो परेशानियां, एक तो उसकी पहुंच नहीं हो पाती, दूसरी परेशानी ये होती है कि शायद वो राज्य छोटा हो तो उसका, जैसे केजरीवाल साहब एक छोटे राज्य के नेता हैं जो कि फुल राज्य तक नहीं है। कल अगर पंजाब में एक नेता बनता है, जीत जाते हैं, जीतने के बाद जो मुख्यमंत्री होगा वो पंजाब सूबे का होगा, गुजरात सूबे का होगा। वो अरविंद केजरीवाल की यूएसपी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये परेशानियां है रीजनल प्लेयर्स की। तो शायद इसलिए मेरे ख्याल से कोई देश में ऐसा रीजनल पार्टी नहीं हुई जिसने एक राज्य में होते हुए दूसरे राज्य को भी जीत लिया हो। और ये परेशानी जब तक रहेगी तब तक किसी राज्य की पार्टी को नेशनल फेस बनने के लिए, लेकिन उसके लिए वो शरद पवार फॉर्मूला जो है वो बहुत क्रिटिकल है, लेकिन वो यूटोपियन है। उसमें यूटोपिया है कि साहब जहां जिसकी लड़ाई हो ना वही लड़े, जीतने वाला बाकी ना लड़े। और ये कॉम्प्रोमाइज इतने नेशनल बड़े कैनवस पे बड़ा मुश्किल है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को गलती करनी होगी। आखिरी बात, ये आपने जो बात कही राजदीप जी के चुनाव लड़ने की और या पॉलिटिक्स में आने की, साहब जहां पे हारना या नुकसान का मामला आता है वहां राजदीप जी हाथ नहीं डालते। मैं बहुत पहले से जानता हूं। देखिए राहुल श्रीवास्तव जी, मैं महाराष्ट्रन हूँ। हम महाराष्ट्रन जो है ना, हम रिस्क फ्री रहते हैं। हम रिस्क फ्री। देखिए मैं वही बात कही ना गौरव, देखिए ऐसा है, ऐसी बात मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो नदी तट पे दो बूढ़ी सखियां बैठ के एक दूसरे से चुहल करती हैं, आप लोग आस्वाद ले आते हैं इस पूरी बातचीत में। नहीं, देखिए एक बात जो है ना कि आप लोग, क्योंकि आप तीनों जो है हिंदी हार्टलैंड से आते हैं। मैंने एक बात कही, लोकल कौन तीनों हिंदी हार्टलैंड से आते हैं? आप हमारे निखिल की पूरी सांस्कृतिक विरासत को खत्म दे रहे हैं भाई साहब। सेंट्रल प्रोविंसेस, पुराने सीपी और बिरार। चलिए, पुराने सीपी और बिरार। सर ही इज अ मराठी स्पीकिंग चैप, ही कैन स्पीक इन हिंदी ऐसा। तो यार निखिल, पहले तुम दो चार वाक्य राजदीप जी को मराठी में बोलो। नहीं, उनके बात पूरे होने दीजिए। निखिल, आप मध्य प्रदेश है ना? अरे छिंदवाड़ा से हैं, लेकिन मूलतः जो सांस्कृतिक सामाजिक रूप से महाराष्ट्र से हैं। अब आप देखिए, आप एक इसी में बात हुई। आप गोवा से आके महाराष्ट्र और गुजरात पे क्लेम करते हैं और उसका महाराष्ट्र क्लेम खारिज कर रहे हैं। नहीं, सौरभ गोवा से आके गुजरात पे और महाराष्ट्र में करते हैं कि गुजरात से आके महाराष्ट्र गोवा पे करते हैं, या ये थोड़ा क्लैरिटी हो जाए। ये अपनी सहूलियत के हिसाब से बोलते हैं। नहीं, यही तो बात थी ना। नहीं, मेरा ये कहना था कि निखिल जी का उदाहरण लीजिए। महाराष्ट्रन संस्कृति है लेकिन रहते हैं मध्य प्रदेश में। एक बार आप मध्य प्रदेश में चले गए, वो हिंदी हार्टलैंड पे एक तरह से बन जाता है। मेरा आपसे यही कहना है, हिंदी आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया, एक एडवांटेज है वो हिंदी भाषी है। हिंदी हार्टलैंड जो है, आपको वहां अपनी पहचान तो बनानी ही पड़ती है नेशनल पार्टी बनने के लिए। ममता बनर्जी जैसे नेता के सामने, या किसी भी, जैसे राहुल ने कहा, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में वैसे ही दिक्कत होती है। नीतीश कुमार से को बिहार से यूपी जाने, या लालू जी को या मुलायम जी को यूपी से बिहार जाने में। लेकिन बंगाल या साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया आना, या ईस्ट से वेस्ट जाना और भी मुश्किल है, क्योंकि भाषा इंपॉर्टेंट है, वहां की संस्कृति इंपॉर्टेंट है। मेरा ये कहना है, एक तरह से बीजेपी टुडे इज द डोमिनेंट पार्टी ऑफ द हिंदी हार्टलैंड। लेकिन जब बीजेपी राज्य के चुनाव करती है, बंगाल में, ओडिशा में, या केरल में, या आंध्र में, मुश्किल पड़ती है क्यों? वहां लोकल कल्चर है। मैंने कहा है कि आई थिंक द ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी ऑफ एनी ऑपोजिशन टुडे इज टू फर्स्ट बिल्ड योरसेल्फ फ्रॉम स्टेट्स। आपको राज्यों में आपको मजबूत करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है, बगैर राज्यों में मजबूत करके आप स्केल अप अब नहीं कर सकते। वो भी जमाना चला गया। एक जमाना में एनटीआर को मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था आई एम बिल्डिंग नेशनल फ्रंट, आई एम गोइंग टू बी द लीडर। आंध्र प्रदेश से थे, क्या हुआ? नहीं हो पाया ना। You see, it is more and more difficult now to become overnight a national player. It is not so easy. So you have to build your. शरद पवार की हमेशा ख्वाहिश थी कि सह्याद्री हिमालय तक आ जाएगा, नहीं हुआ। मेरा, हम सब महाराष्ट्र की एक ख्वाहिश है
कि हम एक दिन दिल्ली में अपनी पहचान बना दे। आप उत्तर भारतीय हमें चांस देंगे? नहीं देंगे। नहीं चांस देने राजदीप, आप मौसम भी नहीं झेल पाते राजदीप जी, हमारा। एक तो राजदीप जी पहली चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं, राजनीति में दूसरों पर दोष नहीं डालना चाहिए अपनी अपनी असफलताओं के विफलताओं लिए। का। ये क्राई बेबी वाला सर नहीं है कि आपने मौका नहीं दिया इसलिए नहीं हो गए। ये सर फिट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। देखिए जब मराठाओं के परचम में दम था तो दिल्ली के तख्त पे कौन बैठेगा ये वो तय करते थे ना। नहीं, तो ये मत करिए कि तो फिर आप। और देखिए मेरा तीसरा राज्य जो है गुजरात, क्या गुजरात ने दिखा दिया। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, किसको लगा था 10 साल पहले भी गुजरात जैसा राज्य दिल्ली पर अपनी पहचान इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम को जब मोदी जी चाय पीने जाएंगे तो उन्होंने टी शर्ट पहनी होगी, राजदीप इज माय न्यू बेस्ट फ्रेंड। बट लेट मी प्लीज तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोदी जी वाराणसी से क्यों लड़े? आप जानिए, मोदी जी की हिंदी इतनी फर्स्ट क्लास है, ये बहुत बड़ी उनकी उपलब्धि है। आप जानिए वो वाराणसी से क्यों लड़े, ताकि उनकी एक नेशनल अपील बन जाए। नेशनल अपील कब बनती है? जब आप हिंदी हार्टलैंड में आपकी बात होती है। राष्ट्रीय मीडिया कहां बैठता रहता है? नोएडा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। इसलिए हिंदी हार्टलैंड का एक डिस्प्रोपोर्शनेट इंपॉर्टेंस है, ज्यादा से महत्व से ज्यादा। जब तक आप उसे कॉन्कर नहीं करें आप नेशनल लीडर नहीं बनते। मोदी जी ने बड़ी इंटेलिजेंस से, चतुराई से वाराणसी से चुनाव लड़ा, केवल गुजरात से नहीं। ये कभी शरद पवार ने सोचा नहीं था या अन्य नेताओं ने सोचा नहीं था। और मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं आप जानिए बदलती राजनीति। यू नीड टू कॉन्कर द हिंदी हार्टलैंड टू बी अ ट्रू नेशनल पार्टी, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स अ बिग चैलेंज। राजदीप जी, राहुल जी, बारंबार आप लोगों की मेधा को, आप लोगों की बौद्धिकता को मेरा प्रणाम। आप लोगों ने इतना समय दिया। बढ़ते हैं नेता नगरी में आगे, देखते हैं और किन राजनीतिक मसलों पर चर्चा होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नेता नगरी के इस सत्र में हम प्रकटता तो 2 इंडक्शन के जरिए 2 राज्यों की राजनीति में होने वाले संभावित बदलावों की बात करेंगे, लेकिन इधर कुछ अरसा हुआ बिहार की सियासत पर तसल्ली से बात नहीं हुई, तो हमें लगा कि नेता नगरी के मित्र और इंडियन एक्सप्रेस में असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह जी को बुलाया जाए और पूछा जाए कि ये दिल्ली में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, लेकिन बिहार में कन्हैया कुमार के आने का क्या असर होगा। आरजेडी में एक विधायक जी हैं भाई वीरेंद्र, उनका बयान आ गया नाना करते करते। तेजस्वी यादव अब इस नए समीकरण के साथ कैसे सामने बिठाएंगे। कांग्रेस के जो पुराने चावल हैं बिहार के, हैं जो खेलते तो दहाई में ही है लेकिन अरमान उनके बड़े बड़े हैं, तो वो कैसे कुछ करेंगे। और जब नीतीश के साथ थे तो कुछ समय सत्ता सुख भी मिल गया था, अब उसकी स्मृतियां हैं, देखिए उससे कितने दशक तक काम चलता है। और एक चर्निंग तो है जो बिहार में होनी है, क्योंकि अब अगली पीढ़ी का मामला हो जाएगा। और हमारे साथ नव गुजराती समय के चीफ एडिटर अजय उम्मर जी जुड़ रहे हैं, तो इनके बहाने अब चूंकि गुजरात चुनाव की आहट भी स्पष्ट हो चली है, हालांकि ये 2022 के उत्तरार्ध में चुनाव होंगे, लेकिन तमाम पॉलिटिकल मूव, पिछले दिनों मंत्रिपरिषद में बदलाव हुआ, नए मुख्यमंत्री का नाम आया, तो सबके आलोक में काफी बात हुई। तो जिग्नेश मेवानी के आने के बाद कांग्रेस की वहां संभावनाएं क्या हैं, हार्दिक पटेल कितना सुरक्षित और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं जिग्नेश के आने से, क्या कांग्रेस नए सिरे से एक ट्रोइका बनाना चाह रही जिसमें एक पाटीदार, एक दलित और एक ओबीसी से कोई चेहरा आ जाए नया, जो पहले इन्होंने हार्दिक, अल्पेश और जिग्नेश में करने की कोशिश की थी। इन सब संभावनाओं पे बात करेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल पूछेंगे मेरे साथी निखिल। पहला सवाल संतोष जी के लिए ही है। सर, हमने जब कन्हैया का इंडक्शन देखा, टेलीविजन पर देख रहे थे, उस दिन कई और चीजों की चर्चा थी, लेकिन उसके उस बिहार वाले कंपोनेंट का जिक्र काफी कम हुआ नेशनल पॉलिटिक्स में, कि कन्हैया बिहार से आते हैं और कांग्रेस में आएंगे, तो अभी तो नहीं हम जानते कि उन्हें बिहार में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी नहीं दी जाएगी, लेकिन उनके पहचान के साथ में उनके सूबे का परिचय जुड़ा हुआ है। तो हम कन्हैया के इंडक्शन से जो बिहार कंपोनेंट जुड़ता है, जो कांग्रेस का उस तरह की सोच रही होगी, उस पर चाहते हैं कि आप प्रकाश डालें। बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने लीडरशिप में इन्वेस्ट किया है। भले ही एक अब विरोध भी थोड़ा सा शुरू हो गया, विरोध के स्वर कांग्रेस से आने शुरू हो गए कि डेपुटेशन पर लाए जा रहे हैं नेता, लेकिन मुझको लगता है कि अभी देखिए 24 में देरी है, 25 का अगला चुनाव है,
ये पहली बार मैं देख रहा हूं इतने सालों के बाद कि कांग्रेस लीडरशिप में इन्वेस्ट करते हुए दिख रही है। दैट इज पॉइंट नंबर 1। अभी सौरभ इशारा कर रहे थे पुराने चावल की, तो मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र के बाद जो भी कोई भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे, खास करके बीपीसीसी प्रेसिडेंट, हालांकि कन्हैया ने कोई पद नहीं लिया है, अभी लेने की संभावना भी नहीं है, तो उसका विरोध सब दिन हुआ है। चाहे वो अनिल शर्मा बने हैं या फिर उसके बाद अशोक चौधरी बने, चौधरी महबूब अली कैसर बने, अशोक राम बने, तो सबका, मदन मोहन झा बने, तो एक खेमा लगता है कि विरोध करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और अभी भी वही तकरीबन स्थिति है। कन्हैया आया नहीं है, अभी वो चर्चा है कि कन्हैया किससे दिल्ली में मिल रहे हैं और क्या उसका रोल होगा, उसके आने से क्या फायदा हो गया, क्या वो अपना कम्युनिस्ट तेवर छोड़ पाएगा, क्या कांग्रेस को सूट करेगा। तो ये सारी बातें शुरू हो गई है। लेकिन मैं इसको इस तरह से देख रही हूँ कि सदाकत आश्रम जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटी का हब हुआ करता था टिल 90 तक, और सारी एक्टिविटी वहां से करीब 7-8 किलोमीटर दूर बीरचंद पटेल पथ पर सिमट के आ गई, जहां की भाजपा के कार्यालय हैं, जदयू के हैं, राजद के हैं। क्या कुछ एक्टिविटी का शेयर कन्हैया के पास सदाकत आश्रम लौटेगा? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, और वो चर्निंग शुरुआत हो गई है, और एक 30 समथिंग का लीडर एक सदाकत आश्रम में दिखेगा, जो कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स में अभी तक नहीं हुआ था। तो मुझको लगता है कि एक बज तो है, कन्हैया के आने से बज तो है। लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि व्हाट एल्स इज ब्रिंगिंग अदर देन मुस्लिम, दलित एंड अ फ्रेगमेंटेड अपर कास्ट कोड, बट आई थिंक मुझको लगता है लॉट मोर। और यूथ से उसका कनेक्ट है, और रेबल राउजर है, बहुत अच्छा स्पीच है। लेकिन ये इन सब के बावजूद कन्हैया की सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अब ग्रैंड अलायंस के साथ कैसे सामंजस्य होगा। जो वेटरन लीडर्स हैं, जो कांग्रेस की कंस्टिट्यूएंसी कही जाती है, बहुत सारे कुमार हैं, कन्हैया कुमार के पहले मीरा कुमार हैं, निखिल कुमार हैं, और भी सीनियर लीडर हैं, प्रेमचंद मिश्रा हैं, कौकब कादरी हैं, श्याम सुंदर धीरज हैं। तो बहुत सारे लीडर से कुछ कहीं एक्सेप्टेंस मिलेगा, कहीं रेजिस्टेंस मिलेगा। तो चैलेंज तो है। लेकिन हाँ, एक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मुझको भी लग रहा है कि कुछ हम लोगों को अच्छा कवर करने के लिए मिलेगा। एक सदाकत आश्रम में कुछ एक्टिविटी नहीं थी, कुछ एक्टिविटी होती हुई दिख रही है मुझे। सर, इसी के साथ क्या आप एक छोटा कमेंट जो कांग्रेस की प्रेजेंट लीडरशिप है बिहार सूबे में और उसकी जो स्थिति है उस पर भी कर देंगे, फिर हम उमर साहब के पास भी चलेंगे? हाँ, अभी क्या है कि अभी प्रेजेंट लीडरशिप मुझे बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। मदन मोहन झा स्टेट प्रेसिडेंट हैं, लेकिन फॉर ऑल पर्पसेस मुझे लगता है कि अखिलेश सिंह जो राज्यसभा एमपी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट लीडर मुझे लगते हैं, जिनके कहीं ना कहीं कांग्रेस पर बहुत ज्यादा प्रभाव दिखता है। तो अखिलेश सिंह हैं, लेकिन वो प्रच्छन्न रूप से कंट्रोल करते हैं। मदन मोहन झा कभी असर्ट करते हुए मुझे नहीं दिखे। तो मुझे बहुत ज्यादा अभी प्रेजेंट लीडरशिप से कुछ ज्यादा एक्टिविटी मुझे होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो मैं उस पर ज्यादा कुछ कमेंट करना, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं जिस पर कि कमेंट किया जाए। अजय उमर जी की तरफ जाना चाह रहा हूँ कि हमने देखा अजय जी कि फुटेज कन्हैया को ज्यादा मिला, जिग्नेश को उतना नहीं मिला, जबकि जिग्नेश विधायक है और कन्हैया सांसदी का चुनाव हारे व्यक्ति हैं गुजरात में। लेकिन जिग्नेश के इंडक्शन को कैसे देखा जा रहा है, पॉलिटिकल सर्कल में किस तरह की मर्मरिंग है? हकीकत यह है कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिग्नेश को फुटेज भी कम मिला, और दूसरा कि जिग्नेश अभी भी मुझे लग रहा है कि डायलेमा में है। वो कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप से भी कुछ नेगोशिएशन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने टेक्निकल कारण बताते हुए पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। लाजिमी ये होता कि वो कन्हैया कुमार की तरह पार्टी ज्वाइन कर लेते, लेकिन जब उनकी मुलाकात राहुल गांधी के साथ हुई तब तो उन्होंने राहुल गांधी को हाँ में हाँ भर दी, लेकिन बाद में उन्होंने हार्दिक और बाकी सब लोगों के साथ जब बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने काफी अपने नेगोशिएशन के इश्यूज जो थे वो बताए, जिसको यहाँ की गुजरात की लीडरशिप बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। किस तरह के नेगोशिएशन में क्या टर्म्स है, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें? जैसे वो ये कहते थे कि भाई मैं तो सीएलपी लीडर बनना चाहता था, लेकिन वो टेक्निकली वो बात उड़ा दी गई कि भाई सीएलपी लीडर आप कैसे बन सकते हो, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट एमएलए हो, आपको इस्तीफा देके वापस चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो जिग्नेश मेवानी की वो तैयारी नहीं है कि इस्तीफा देके वापस वो विधानसभा का चुनाव लड़े, क्योंकि अभी वो इंडिपेंडेंट की तहत चुनाव लड़े हैं, इसलिए उनको कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के लिए इस्तीफा देना पड़ेगा, वो तैयार नहीं है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि तो फिर मुझे कांग्रेस पार्टी का, गुजरात प्रदेश कांग्रेस का प्रमुख बना दीजिए। वहां हार्दिक पटेल उनको अपोज कर रहा है।
तीसरी बात कि गुजरात के जो लीडर हैं, भरत सोलंकी से लेके अमित चावड़ा, परेश धानानी, शक्ति सिंह गोहिल, वो सबका ये कहना है कि भाई जिम्मे जिम्मे आए, अभी इनको पार्टी में 2 दिन नहीं हुए, आप उनको पार्टी प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट ये कैसे बना सकते हो। इसलिए हार्दिक पटेल जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट बनना चाहता था, और ऐसी बात थी कि जिग्नेश को सीएलपी लीडर या कोई और पोस्ट दे, लेकिन जिग्नेश मेवानी जो है वो अपने सभी ऑप्शंस जो है आज की तारीख में ओपन रखना चाहता है। वो ममता बनर्जी से भी बात कर रहा है, वो नीतीश कुमार से भी जाके मिलता है, वो शिवसेना वाले के लीडर से भी मिलता है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं उसको खुद को लग रहा है कि गुजरात की नेतागिरी जो है उसको स्वीकृति नहीं दे रही है। दूसरा कि गुजरात में जो शेड्यूल कास्ट है उसका परसेंटेज इतना ज्यादा नहीं है जितना आपको पंजाब में, बिहार में, यूपी में देखने को मिलता है, और इसलिए जिग्नेश को लगता है कि गुजरात में अगर वडगाम या 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ के उसके लिए कोई इतनी सेफ कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं है। और मेरी यहाँ 3 दिन पहले गुजरात के विधायकों से बातचीत हुई, तो गुजरात के सभी विधायक कहते थे कि एक आंदोलनकारी नेता है वो अपनी जगह ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको पार्टी में अपने सर आंखों पे बिठा के इनको पार्टी प्रेसिडेंट या एक्टिंग प्रेसिडेंट के तहत स्वीकृत करेंगे। सो गुजरात में कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप इनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि एक्सपेरिमेंट करने की ताकत भारतीय जनता पार्टी में है, जिसने सब बदल डाले, है ना, सीएम से लेकर सबको बदल डाले, लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी की ये पोजीशन नहीं है गुजरात में कि सबको बदल डाले। मुझे लगता है जिग्नेश मेवानी के लिए यहाँ लोकल लेवल पे एक्सेप्टेंस नहीं है। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि ये जो हार्दिक पटेल वाला प्रयोग किया गया, इसको कांग्रेस के ओल्ड गार्ड ने कैसे लिया वहां पे? क्योंकि देखिए हार्दिक पटेल 2000 तक तो आयु की वजह से अर्हता भी नहीं थी, उनकी एलिजिबिलिटी भी नहीं थी, है ना, उनको वर्किंग बना दिया गया। वो नाराज है कि साहब आपने हमें वर्किंग बना के रखा। बाकी लोग कह रहे हैं कि आपने सीधे लाके पैराशूट लैंडिंग करा दिया, आप ऑर्गेनाइजेशनल हेड पे के लेवल पे। तो कैसे देख रहे हैं जो कांग्रेस के ओल्ड गार्ड हैं, खासतौर पे गोहिल हैं, सोलंकी हैं, चावड़ा, इन सब का आपने जिक्र किया। आपने जो सबसे पहले सौरभ जो उल्लेख किया कि गुजरात में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक ट्रॉइका लगा दीजिए, तो हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकोर और जिग्नेश मेवानी को जब अहमद पटेल थे तब ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था कि एक ओबीसी कास्ट से अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल पाटीदार समुदाय से और जिग्नेश मेवानी जो थे वो अनुसूचित जाति जनजाति से, ये आंदोलनकारी नेता के तहत इन्होंने अच्छा काम किया, काफी आक्रामक रुख अपनाया। लेकिन जब पार्टी में इनको लाया गया तो पार्टी में इनकी स्वीकृति बिल्कुल नहीं बन रही है। जिग्नेश मेवानी को लेके शक्ति सिंह गोहिल, अमित चावड़ा, परेश धानानी, अर्जुन, ये सब लोग काफी चिंतित है कि इस तरह से जिम्मे कोई एक हफ्ते पहले पार्टी ज्वाइन करे और उसको सीधी इतनी बड़ी पोस्टिंग नहीं देनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि गुजरात में एक्सेप्टेंस नहीं आएगा जिग्नेश मेवानी जो सोच रहे हैं उस लेवल पे। एक मेरा सवाल और है जी, मंत्रिपरिषद में फेरबदल हो गया, नए मुख्यमंत्री आ गए, लेकिन क्या असंतोष फिलवक्त के लिए दबा है या परमानेंट सॉल्यूशन मिल गया है? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन तो चुनाव में भी दिखेगा ना। बीजेपी का ओल्ड गार्ड भी तो नाराज है ना, उनकी भी तो अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं आपको बताऊं सौरभ के मोदी जी ने ये एक्सपेरिमेंट पहले भी किया था। गुजरात के अंदर कॉर्पोरेशन के चुनाव के वक्त उन्होंने कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी को हटाने के लिए चेहरे बदल दीजिए, और वो एक्सपेरिमेंट उनका अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत और जूनागढ़, ये 4 सिटी में काफी सक्सेसफुल गया। उसके बाद पिछले कॉर्पोरेशन के चुनाव में उन्होंने एक क्राइटेरिया लेके आए कि 60 ईयर से ऊपर या 3 टर्म जिन्होंने कॉर्पोरेशन में कर ली है उनको अब चांस नहीं दिया जाएगा। और फिर भी बावजूद इस क्राइटेरिया के 100% सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली, और सीआर पाटिल जो है वो इसी को अपनी यूएसपी बना रहे हैं कि मैं पार्टी में नए लोगों को चांस देना चाहता हूं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि नितिन पटेल जो डेप्यूटी सीएम थे और महत्वाकांक्षी थे कि उनको अब सीएम बनाया जाएगा, जब उन्होंने पार्टी हाईकमांड के सामने ये कहा कि मैं 1990 से लेके 2021 तक 30 ईयर तक 8 विधानसभा के चुनाव जीता हूं, मुझे क्यों हटाया जा रहा है? तो उनको कहा गया है कि यही एक वजह है कि अगर आप एक मत क्षेत्र से 8 बार लगातार चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे तो बाकी कार्यकर्ताओं को के लिए कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। इसलिए हम चेहरे भी बदलना चाहते हैं और अगले चुनाव में सब सीनियर्स की टिकट भी कटेगी। और मैं आपको बताऊं कि गुजरात में इसका पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है। बीजेपी के सामने
कार्यकर्ता है वो खुश है, नेता जरूर नाराज है, और इसका खामियाजा अगर पार्टी को भुगतना पड़ेगा नहीं तो वो एक हफ्ते में पता चल जाएगा, क्योंकि गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की चुनाव आ रही है जिसमें आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है और गांधीनगर में भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है। तो एक हफ्ते में पता चल जाएगा कि सच में सीनियर्स जो है वो पार्टी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये बड़ा हल्ला था, पाटीदार अनामत, पाटीदार अनामत। अनामत का मसला तो देखिए सुलझा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला चुनाव भी आ गया, सबकी जिसकी नेतागिरी जिस दौरे पहुंचनी थी वो भी हो गया। बिल्कुल। आज की तारीख में पाटीदारों, खास तौर पे जो सौराष्ट्र के पाटीदार हैं, क्या उनके बीच कोई ऐसा मोमेंटम, कुछ ऐसा तैयार हो रहा है जैसे सूरत में दिखा? क्या उस तरह की चीज सौराष्ट्र में दिख सकती है? वो क्या एक नया राजनीतिक विकल्प, नया आंदोलन तलाश सकते हैं, या वो एक दफा चढ़ने वाली काठ की हांडी थी, उसकी मियाद उम्र पूरी हो गई? अब देखिए, इससे मैं कर देता हूँ, ये आम आदमी पार्टी वाला फिनोमेना जो आपने पहले भी हमारी बात हुई थी, तब भी आपने ये कहा था कि आम आदमी पार्टी का परफॉर्म जो सूरत में था उसका एक कंपोनेंट वहां से आता है कि जो डिसग्रंटल्ड कांग्रेसमैन थे जो वहां शिफ्ट हो गए। हाँ, तो जब आप जब पाटीदार अनामत और उसके पॉलिटिकल इफेक्ट को इस समय में बताएंगे तो एक लगे आप आम आदमी पार्टी के बारे में भी बता दीजिएगा, क्योंकि अब ऑब्वियसली लोग ये गेम जान गए, क्या चीज या घटना ये दोबारा होगी क्या? ये दोनों सवाल काफी अच्छे हैं। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं एक सेंटेंस में इसको रिपीट भी करता हूं कि सूरत में जो आम आदमी पार्टी को सफलता मिली थी वो इसलिए मिली थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों का चयन ठीक से नहीं किया, और हार्दिक पटेल वाला जो गुट था, जो पटेल अनामत आंदोलन समिति PAAS पास जिसे कहते हैं, उनके समर्थकों को टिकट नहीं दी, इसलिए उन्होंने रिवोल्ट किया, और जब वो रिवोल्ट करके पार्टी की तरफ से एक ऑप्शन ढूंढना चाहते थे तो उनको आम आदमी पार्टी ने टिकट ऑफर कर दिया, और उसकी वजह से सूरत में आम आदमी पार्टी को एक 24 सीट्स का एडवांटेज मिल गया। बट दैट डज नॉट मीन के पटेल वोट बैंक जो है वो कांग्रेस से पूरा आम आदमी पार्टी की तरफ खिंच गया। लेकिन जब ये आंदोलनकारी जो थे, जो आम आदमी पार्टी में मिल गए, और केजरीवाल और उन्होंने इनको काफी कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट और ये सब देना चालू किया कॉर्पोरेशन के चुनाव के बाद, तो इनको लगा कि हमें अब अपनी पटेल अनामत आंदोलन वाली नेतागिरी है उसको वापस खड़ा करना चाहिए। इसलिए ये लोग गए, जो पटेलों का जो एक धार्मिक स्थल है खोडल धाम, वहां गए, और वहां से इन्होंने नरेश पटेल को जाके कांटेक्ट किया, और सूरत से काफी पटेल सीनियर लीडर्स जो थे वो आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए सम्मत हुए। तो खोडल धाम से नरेश पटेल ने स्टेटमेंट दिया कि गुजरात में अगला मुख्यमंत्री पटेल होना चाहिए, और अगर भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करेगी तो हमारे पास एक ऑप्शन ओपन है, हम अपने ऑप्शंस देखेंगे। उस स्टेटमेंट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की शीर्षस्थ नेतागिरी थी वो डर गई, और उन्होंने गुजरात में 2 सीनियर पटेल नेता, एक कड़वा पटेल और एक लेवा पटेल, कड़वा पटेल में से पुरुषोत्तम रूपाला और लेवा पटेल में से मनसुख मांडविया, दोनों को कैबिनेट में प्रमोशन दे दिया। बावजूद उसके पटेल जो सौराष्ट्र के थे वो नाराज थे, इसलिए उन्होंने विजय रूपाणी जो सौराष्ट्र से आते थे, जैन कम्युनिटी से थे, उनको हटा के एक पाटीदार को मुख्यमंत्री बना दिया। अब इतना करने के बाद मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पाटीदारों का काफी तुष्टीकरण कर दिया है, और कांग्रेस पार्टी में जो हार्दिक पटेल के सामने एजिटेशन चल रहा है कि हार्दिक को पाटीदार होने के बावजूद उसको नेता नहीं बनाना चाहिए, उसमें यही दिखा जाता है कि अगर पाटीदारों की शरणागति कांग्रेस पार्टी भी स्वीकार लेगी तो कांग्रेस की जो ओरिजिनल वोट बैंक थी, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी एंड मुस्लिम, जो खाम थियरी माधव सिंह सोलंकी थी, उसमें हमारी वोट बैंक खसक जाएगी। इसलिए कांग्रेस का पार्टी काफी केयरफुली डील कर रही है, और वो अब हार्दिक पटेल को उतनी तवज्जो नहीं देना चाहती है जितनी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वो सोच रहे थे। संतोष जी, मेरा सवाल, मैं गुजरात से इसी टोन के साथ बिहार में दाखिल हो रहा हूं कि एक तरफ गुजरात को महाराष्ट्र से प्रॉक्सिमिटी और तमाम वजहों से प्रयोगशाला कहा गया भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रयोगों की, जिसको उन्होंने सांगठनिक स्तर पर फिर अलग अलग जगह लागू किया। ये वाला प्रयोग भी देख लिया, लेकिन बिहार में कोई भी वो अभी तक ऐसा प्रयोग नहीं कर पाए जिससे वो सारे मुख्य दावेदार हो। नीतीश कुमार की सीटें इतनी कम है, इसके बावजूद प्रभारी महासचिवों को बार बार बयान देना पड़ता है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे, 5 बरस ही रहेगा। जब थोड़ा दाएं बाएं होता है तो किन्हीं संतोष सिंह की एक रिपोर्ट भी उनके लिए औजार बन जाती है। आपकी मैं उस रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं जिसमें आपने भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रदेश की उप मुख्यमंत्री की जो कथित अनियमितताएं हैं उनके बारे में लिखा, तो वो भी एक नीतीश के लिए हथियार बन जाता है। इसी तरह के हथियार का इस्तेमाल करके वो आरजेडी के साथ भी गठबंधन से बाहर आ गए थे, जबकि 2015 में लग रहा था कि बिल्कुल जन्म जन्म का साथ है, एकदम
कहां से भरत मिलाप हो गया। बीजेपी बिहार में कहां अटक रही है, नेता नहीं मिल पा रहा है। एक पैन बिहार अपील वाला, जिसकी अपील कैमूर से शुरू होकर और किशनगंज तक जाती हो, या वो नैरेटिव नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ब्रांड मोदी की लोकप्रियता तो है, इसीलिए नीतीश ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने आप को बैकफुट पर रखा। चाहे वो जेडीयू की रैली में जाते थे या कुछ, मैंने खुद कुछ रैली अटेंड की, तब उन्होंने अपने सिक्के को बहुत नहीं चलाया। कहाँ पे है मुश्किल? मैं बराबर बोलता हूं कि मेरी एक ब्रिम थ्योरी है नीतीश कुमार को लेकर के, कि वो ब्रिम थ्योरी ये है कि 70% अपोनेंट का होता है, 30% इनका होता है। अपोनेंट नहीं मतलब उनके सहयोगी का। जब वो एनडीए के बीजेपी के साथ थे तो वो 70% नीचे वाला बीजेपी का था, जब आरजेडी के गए तो वो नीचे वाला 70% उनका था, ऊपर का 30% इनका हो जाता है हमेशा नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार एक केस स्टडी है कि बिहार की नेशन की पॉलिटिक्स में, जिसमें उनको पूरी तरह से आप रीजनल छत्र भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लगभग 17 वर्ष से मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो अपना डेवलपमेंट फेस को ऊपर करके, अपना पॉलिटिकल कैलकुलेशन करके, वो पोस्टरिंग करके, अभी देखिए बीजेपी के अगेंस्ट में उन्होंने रिसेंटली कितना अभी अटैक किया, पेगासस पर किया, कास्ट सेंसस पर किया, टू चाइल्ड थ्योरी पर किया, अब जाकर के शांत हुए। जिंद में जो वो नहीं गए, उसके बाद से वो थोड़ा सा रोल बैक कर रहे हैं। तो बीजेपी अटक रही है। जैसे कि आपने शुरुआत किया कि ऐसा कोई नेता, जिसे बहुत अच्छा आपने यूज किया, कैमूर से लेकर के किशनगंज तक का अपील हो। यस, ये उन्होंने अपना नेता प्रोजेक्ट नहीं किया। आपने सुशील मोदी जैसे कद्दावर नेता को हटाया, लेकिन किसको रिप्लेस किसको किया? कि आपने दो ऐसे नेता का नाम दिया जो कि स्टेट पॉलिटिक्स में जिनकी चर्चा नहीं होती थी। हम उनके पॉलिटिक्स को मैं डाउट में नहीं कर रहा हूं, लेकिन तारकिशोर प्रसाद की, रेणु देवी की चर्चा स्टेट लेवल पॉलिटिक्स में नहीं होती थी, ये बात सच है। आपने कास्ट कैलकुलेशन देखा, एक ओबीसी को आप डाल दिया, ओबीसी कलवार को, और एक आपने ईबीसी नोनिया को डाल दिया कि एक उस ब्रैकेट में सूट करता है। और सुशील मोदी का अपॉइंटी भी है कि किसी भी बड़े नेता को आप हटाते हैं तो आप उनसे आप पूछते हैं कि किसको लाए, तो आपने वो ले तो आए, लेकिन क्या वो दोनों नीतीश कुमार के बराबरी में या समकक्ष खड़े हो सकते हैं? जवाब है नहीं। वो एक्सपेरिमेंट अभी भी नहीं कर रही है। अब 21 का लास्ट आ रहा है, फिर 22 आएगा, तो बीजेपी मुझको नहीं लगती है कि उस सेंस में असर्ट कर, उनको लगता है कि चलो एक अलायंस है, अगर 40 में से 39 सीट हमको ला करके जीत के दे रहा है तो एक स्टेट का हम शेयर कर सकते हैं पावर, कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन ऑफ थॉट के। लेकिन जो शुरू में लग रहा था कि एग्रेशन होगा, बंगाल में जीत नहीं हुई, फेवरेबल रिजल्ट नहीं आया, अब हम लोग सबकी निगाह उत्तर प्रदेश पर है उसके बाद, तो मुझको एक होता है कि एक लीडरशिप में इन्वेस्ट करे, वो करती हुई बीजेपी अभी तक नहीं दिख रही है। अभी जो बीच में चर्चा चल रही थी, आपने मेरी रिपोर्ट की चर्चा की, मेरी उसकी एक चर्निंग हुई, उसी शाम को मीटिंग हुई, तारकिशोर प्रसाद को एक मैसेज दिया गया कि ये चीजें नहीं चलेगी और सेंटर को रिपोर्ट दिया गया। तो अभी फिलहाल कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कल को 1 महीने के बाद चेंज भी हो, तो कौन सी नाम है? नित्यानंद राय का नाम सबसे ऊपर आता है। तो क्या एक यादव को डिप्टी सीएम बीजेपी बनाएगी? क्या ये रिस्क लेगी? वो तो डोमेन तेजस्वी का है, तो वो पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगी। तो कौन से नाम आ सकते हैं? तो उस नाम को लेकर के कुछ हलकों में लोग बोलते हैं कि एक हो सकता है कि एक सरप्राइज पे जो व्हाई नॉट जनक राम, एक शेड्यूल कास्ट का नाम हो सकता है। लेकिन ये सारी बातें चल रही है, लेकिन एक लीडरशिप, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो कि असर्ट करे, जो कि एक असेंबली में ठीक से बोले, असेंबली के बाहर बोले, पार्टी के मुद्दों पर अपने आप को असर्ट करे, ये लीडर बीजेपी मुझे देती हुई बिहार में अभी तक नहीं दिख रही है। इसी के कारण अब 43 सीट्स होने के बावजूद भी उनको कंसीड करना पड़ता है सब कुछ, अभी भी असर्ट नहीं कर पाई है बीजेपी। अच्छा, ये सत्र खत्म हो इससे पहले ये जो चचा भतीजे का न्यू फाउंड लव है तेजस्वी और नीतीश का, हमको वो तस्वीर बड़ी दिलचस्प लग रही थी, जिसमें जाति आधारित जनगणना के लिए दोनों बगलगीर होके पहुंचे थे, दिल्ली वाली। जी देखिए वो क्या है ना कि आप देखिए इनके पास आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के लिए या फिर अपनी पॉलिटिक्स से अलग होने के लिए क्या बचा है जदयू के पास? 370 रहा नहीं, राम मंदिर को कोर्ट ने वो ये वाला कर दिया, तो जो भी पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट थे वो तो है नहीं। कास्ट सेंसस एक ही चीज है जो सारी विपक्षी पार्टियों को इंक्लूडिंग कांग्रेस को जोड़ती है, तो उसमें तो कंसीड नहीं करेंगे। अभी भी बोल रहे हैं कि हम फिर मीटिंग बुलाएंगे, फिर साथ आएंगे, और इससे क्या होता है कि चचा भतीजा जो एक साथ आते हैं तो बीजेपी को एक सटल मैसेज जाता है कि नीतीश कुमार कहते हैं कि देख लो मेरा ये ऑप्शन हमेशा ओपन है। तो जब ये ऑप्शन ओपन है तो वहीं बीजेपी डर जाती है कि चलो यार, मतलब ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बिहार है, यहाँ 2-3 खंबा में से 2 एक साथ आएगा
तो ये प्रूव हो चुका है, लास्ट 30 ईयर्स में प्रूव हो चुका है कि मोदी जी अपने लोकप्रियता के उत्कर्ष पर, चरम पर थे, 15 में कुछ नहीं हो पाया, 53 सीट पर बीजेपी आकर के सिमट गई। और ये दोनों जब मिले, आप देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बना, उसमें कांग्रेस भी 27 सीट जीत के ले गई। तो ये बिहार एक गजब का स्टेट है। अभी भी मैं कहता हूं कि सारे सोशलिस्ट विद कांग्रेस अभी भी एक साथ आ जाएं तो बीजेपी कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर ले, कितना भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रांग हो जाए, नहीं टिक पाएगी। बिहार की पॉलिटिक्स ही ऐसी है। तो इस चीज का फायदा नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं वो मिलता रहा है, और ये माइंड गेम करते रहते हैं। देखिएगा, जब वो बीजेपी स्ट्रांग होती है तो कुछ नहीं बोलते हैं, और जैसे बीजेपी वीक होती है तो ही लॉन्चेज ऑफेंसिव, और फिर उसके बाद वो एकदम सीधे से सेल में चले जाते हैं। जिंद क्यों नहीं गए? उनको लग रहा था कि अब मेरा क्या फायदा है, चौटाला जी तो अपने पोता को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो मेरा क्या, मुझको तो यहाँ की गद्दी छोड़नी पड़ेगी अगर उनके फ्रंट में आएंगे। और बीजेपी से भी कुछ सटल मैसेज आया होगा। तो ये इनका जो पॉलिटिक्स, ट्विन ट्रैक पॉलिटिक्स मैं इसको बोलता हूँ, ये नीतीश कुमार की चलती रहती है और ये चलती रहेगी। इसी के कारण से इतने सालों से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से ही है, अजय उमर जी से और संतोष जी से, एक एक करके। अजय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, 2017 का चुनाव हम लल्लन टॉप वालों के लिए एक नई चुनौती और नए अवसर की तरह था, क्योंकि हम पहली दफा गैर हिंदी भाषी राज्य में कवरेज के लिए गए थे। एंड द काइंड ऑफ लव एंड रिस्पॉन्स वी गॉट, जिस तरह का प्यार हमें गुजरात में मिला, मतलब मेरे कानों को सौरभ भाई सुनने की आदत पड़ गई थी। आप आइए, वापस आपका स्वागत है। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तब तो हमें ये पता था कि 2017 का चुनाव वो पहला चुनाव था जिसमें नरेंद्र मोदी एक मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को डिफेंड नहीं कर रहे थे, प्रधानमंत्री थे। हालांकि वही मुझे लगता है आखिरी में वन ऑफ द डिसाइसिव फैक्टर भी रहा, जो क्लोज में जो बिल्कुल फोटो फिनिश जैसा मामला हो रहा था। और उसके अलावा पाटीदारों का आंदोलन था, एक काउंटर मोबिलाइजेशन भी हो रहा था, और एक लंबी समय सरकार चल रही थी, तो थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी भी थी। ये सब चीजें दिख रही थी। जब 2022 में चुनाव होंगे, अगर हम 2021 के उत्तरार्ध में आकलन करें, तो आपको क्या लग रहा है कौन से मुद्दे होंगे जिसको लेके अलग अलग राजनीतिक दल चुनाव में जाएंगे? पहली बार मैं देख रहा हूं कि गुजरात में अभी तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दो ही मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज रहती थी। इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो अपनी पूरी ताकत से गुजरात में आ रही है। अगर गांधीनगर जितना छोटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसमें भी अगर अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया और पार्टी जो है वो एक एक फुल पेज के इश्तिहार जो है 3 बार दे चुकी है। इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में, जैसे वो पंजाब में कोशिश कर रही है, गोवा में कोशिश कर रही है, गुजरात में भी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। प्रशांत किशोर ने भी अपनी तरफ से सर्वे चालू कर दिए हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो फाइट होगी वो त्रिकोणीय रहेगी, ट्रायंगुलर फाइट रहेगी, जबकि अभी तक की जो फाइट थी वो सिर्फ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रही थी। इसलिए अगर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वोट शहरी विस्तारों में काटती है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए ये इलेक्शन बहुत ही चैलेंजिंग आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी रूरल एरियाज में काफी स्ट्रांग है, ट्राइबल बेल्ट में स्ट्रांग है और रूरल एरियाज में स्ट्रांग है, जबकि सिटी एरिया में आम आदमी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो बीजेपी के लिए 2022 का चुनाव भी चैलेंजिंग रहेगा, और इसीलिए बीजेपी सोच रही है कि उत्तर प्रदेश के साथ अगर हो सके तो गुजरात का चुनाव भी वो लोग करवाना चाहते हैं। हालांकि ऑप्शंस उन्होंने अभी ओपन रखे हैं। संतोष जी, मुझे कई लोगों ने कहा कि सौरभ जी, और कई लोगों को ये लगता है और ठीक लगता है कि मैं बिहार से हूँ, तो मैं कहता भी हूँ कि मैं आधा उत्तर प्रदेश का हूँ और आधा बिहार का हूँ, और वैसे तो पूरे देश का हूँ। खैर, अभी मैं यूपी में घूम रहा हूँ तो कई लोग कहते हैं अच्छा आप यूपी से, हमको लगा था आप बिहार से। हमने कहा वो भी ठीक लगा था। मुझे कई लोगों ने ये कहा संतोष जी कि इस दफा 5 बरस नहीं लगेंगे विधानसभा चुनाव में। कई लोगों ने कहा, अलग अलग खेमे के लोगों ने कहा। आप तक भी इस तरह की खबरें पहुंची क्या? ये आपके उत्तर प्रदेश पर डिपेंड करता है। वेरी वेल सेड, वेरी क्रिप्टिक एंड दुरुस्त आंसर। हाँ, नहीं देखिए, ये क्या है ना कि आप अभी बीजेपी असर्ट करने की स्थिति में एकदम नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि उनको लगता है कि चलो पावर शेयर कर लो, दूसरा ये मुख्यमंत्री रहे। अगर 39 सीट 40 में से आ रही है, इट्स अ वेरी गुड डील। तो इनको अभी 24 दिख रहा है, 25 अभी दूर है। तो अभी मुझको उस तरह से सुनाई नहीं दे रहा है ये। लेकिन अगर यूपी में स्ट्रांगली फिर से वापस आते हैं तो इनको लगेगा कि बिहार में कुछ किया जाए।
लेकिन जब जब ये बात आती है कि नीतीश कुमार विद गो विद तेजस्वी एंड दे हैव द नंबर, इवन तेजस्वी का अपना नंबर देखिए, स्निफिंग डिस्टेंस फ्रॉम पावर, 12 सीट चाहिए उनको, वो तो यही पूरा देंगे। मांझी, मल्ला और किशनगंज वाले जो जीत के आए हैं, ओवैसी साहब, बैरिस्टर साहब ये पूरा कर देंगे। तो अगर नीतीश कुमार साथ में आते हैं तब तो कहने ही क्या। तो ये डर हमेशा से सताता रहेगा। और मुझको लगता है कि पहला चरण क्या होगा, पहला चरण होगा आप लीडर दीजिए। आपने अभी तक लीडर नहीं दिया, आप बताइए तो सही। पीछे से सब जानता है कि एक स्ट्रॉन्ग चैनल है, नित्यानंद राय इज कॉलिंग ऑल द शॉट्स। पहले पावर सेंटर क्या होता था, सुशील मोदी होते हुए होता था, वो स्टेट प्रेसिडेंट बनाने में उनकी भूमिका होती थी। अब है कि केंद्र भूपेंद्र यादव और नित्यानंद राय, दिस इज द परसेप्शन। यही है। और स्टेट लीडरशिप, स्टेट प्रेसिडेंट का उतना स्टेक नहीं है। ये इंप्रेशन को बीजेपी को एले करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिप्टी सीएम के रूप में आपको देना पड़ेगा, तब आप असर्ट कर पाएंगे, तभी कुछ होगा। पहला चरण वही होगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, स्लोगन, नेशनलिज्म, डेवलपमेंट, ये सारे सब्सिडरी चीजें हैं। तो मुझको वो प्रोफेटिक वर्ड्स, वो हमेशा मैं बराबर बोलता हूँ, कैलाशपति मिश्र का 96 में ही कहा था कि नीतीश कुमार को तुमने नेता बनाया है ना, तुमने देखा तुम्हारा नेता कभी नहीं होगा। एंड ही वाज सो राइट। अभी तक नहीं है। उनकी बातों को बीजेपी अभी भी जुटलाने में सक्षम नहीं है। अभी ऊपर से नीचे तक, आप नीचे तक गिन नहीं पाएंगे। अब बीजेपी उहापों में है, कोई प्रकाश का लीडरशिप को प्रोजेक्ट नहीं करेगी। अभी उनको ओबीसी, ईबीसी, दलित वाले खेमे से लेने हैं, तो उसमें भी ऐसे ऐसे चाहिए कुछ येसमैन भी हो। तो वो रघुवर दास वाला एक्सपेरिमेंट बिहार में नहीं चलेगा। यू नीड अ स्ट्रॉन्ग लीडर अगेंस्ट नीतीश कुमार। जब तक आप देखिए, नीतीश कुमार खुद रहते हुए उन्होंने अपने एक सेकंड लाइन तैयार कर रहे हैं आरसीपी के सेंस में। उपेंद्र कुशवाहा गांव गांव घूम रहे हैं, तो वो अपना पोजर दे रहे हैं कि ओके देखो मेरे बात की लीडरशिप तैयार हो रही है। बीजेपी अपना लीडरशिप तुरंत कह देंगे हमारे पास नेताओं की फौज है। अरे दो तो दिखाओ भाई, कौन फौज में है, फौज को लीड कौन कर रहा है। तो वो बीजेपी देने में अभी मुझे सफल आती नहीं जा रहा है। उनको वो 24 अभी दिख रहा है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 25 बाद में, एनीवे 24 के बाद आता है। अमित शाह अक्सर अपनी बातचीत में, जितना भी मैंने बीजेपी से जुड़ा, उनसे जुड़ा साहित्य पढ़ा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई का खूब जिक्र करते हैं। संघ परिवार में भी पानीपत की तीसरी लड़ाई का खूब जिक्र होता है। और ये जिक्र इस संदर्भ में होता है कि संख्या बल में ज्यादा होने के बावजूद अब्दाली के मुकाबले बहुत सारे सेनापतियों के होने के चलते हमारी हार हुई। तो बात तो आपने संतोष कही। आप दोनों लोगों ने इतना समय दिया। निखिल जी, आपका भी समय लेना चाहते हैं, कोई आपका सवाल हो पूछ लीजिए। नहीं, मेरे सवाल हो गए हैं कवर। हम जाएंगे अगले सेशन की तरफ। 4:30 ऑलरेडी बज गए हैं। अजय जी, संतोष जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नेता नगरी में अब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। चुनावी दौरा तो हमारा चल ही रहा है, प्री चुनावी दौरा। वहाँ के हालात हैं जो मैं आपको बताता रहता हूँ। अगर आप और दिलचस्पी रखते हैं तो लल्लन टॉप यूपी हमारा नया यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अभी यूपी सुर्खियों में लौटा है गोरखपुर में पुलिस की जाती के चलते। और जिस परिवार के ऊपर ये विभीषिका गुजरी, ये जाती हुई, उस परिवार से मिलके आए हैं कानपुर का वो परिवार, हमारे बेस्ड यूपी के ब्यूरो चीफ सौरभ जी। सौरभ, बताइए परिवार ने क्या कहा, प्रथम दृष्टया किस तरह की सफाइयां दी गई, अखिलेश यादव पहुंचे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, क्या वहां पर नजर आया आपको? कानपुर की घटना जो है, जो गोरखपुर में व्यापारी जाते हैं, मनीष गुप्ता वहां रहते हैं, और रात में पुलिस पहुंचती है और जिस तरीके से उनकी मौत हो जाती है, वो अपने आप में, अगर आप प्रशासनिक कार्रवाई का तरीका देखेंगे, सबसे पहले विवादों में आया कि पहुंचते हैं वहां पर पुलिस, और अगले दिन एसएसपी का वर्जन आता है कि पुलिस पहुंची और हड़बड़ाहट थी, मनीष गुप्ता गिर पड़े और वहां उनकी मौत हो गई। परिवार के पास फोन जाता है, परिवार पहुंचता है, और अगले दिन एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें डीएम और एसपी परिवार को ये समझाते दिख रहे हैं कि मुकदमा मत दर्ज करवाओ। तो परिवार सबसे पहले पुलिस की कार्रवाई पर बहुत ज्यादा नाराज था, और पुलिस की कार्रवाई भी अभी भी संदेह में है। अगर आप देखा जाए तो जब विपक्ष पहुंचता है वहां पर, जब पुलिस और विपक्ष के साथ साथ मीडिया पहुंचता है बहुत जोर से, और मीडिया के सामने उनकी पत्नी मीनाक्षी का वर्जन लगातार आता है, जो कहती हैं कि पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही। पुलिस को उन्होंने 6 नामजद लोगों के 6 नाम लिख के दिए, मात्र 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। तो पहली डिमांड तो परिवार की यही थी कि मुकदमा कानपुर भेजा जाए, क्योंकि उनके लिए गोरखपुर प्रशासन पर, गोरखपुर पुलिस पर भरोसा करने का कोई भी वजह नहीं बची है। और दबाव कैसे बना कि भाई सीएम मौके पर नहीं पहुंचे। वो तो कहिए कि कार्यक्रम था 30 तारीख को पहले से ही
उसमें बुलाया गया, सीएम मिले, सीएम ने सारी उनकी बातें सुनी, तो परिवार जो उनकी मांगे थी उनकी सभी मांगे मान ली गई, तो परिवार संतुष्ट नजर आता है कहीं ना कहीं। चलिए, उनकी डिमांड थी नौकरी मिल जाए, पैसा जो 10 लाख रुपए है मुआवजा वो बढ़ जाए, वो सब डिमांडें मांगी गई। मगर उसके बावजूद जब कल मेरी मीनाक्षी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो भूल गई थी ये कहना कि जो 6 नाम लिए थे उसमें 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो उन्होंने हमारे सामने हमारे कैमरे पे मांग भी की सीएम से कि 6 के 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो एक विश्वास जो था वो परिवार में नहीं था। हालांकि उनका कहना है कि जब सीएम से मिले, बातचीत हुई, तो वो विश्वास जगा है। और कानपुर पुलिस पर भरोसा भी है, मगर गोरखपुर पुलिस पर भरोसा नहीं है। विपक्ष लगातार इस बात की आलोचना कर रहा है कि कैसे वो डीएम और एसपी लगातार बने हुए हैं। गोरखपुर में एक और घटना भी हुई है जिसमें एक शराब की दुकान पर जाकर एक वहां काम करने वाले लड़के को पीट पीट कर मार दिया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो लगातार ये 2 घटनाक्रम गोरखपुर में घटे हैं, उसके बावजूद कैसे वहां पर अधिकारी टिके हुए हैं, एक बड़ा चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश में है। सवाल ये भी है सौरभ कि जब सीएम सिटी गोरखपुर में ये हाल है, और ये तो इसको कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो मामला बिगड़ गया, तो क्या पुलिस के कुछ अधिकारी इसी तरह से होटल में रेड के नाम पे, पहचान सत्यापित करने के नाम पे वसूली चला रहे हैं? क्योंकि जिस इंस्पेक्टर के ऊपर ये इल्जाम लगे उनके तमाम दूसरे मामले भी सामने आए। अब एक नीजक रिएक्शन दी जा रही है योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से कि जितने भी इस तरह के दागी पुलिस वाले हैं उनको फील्ड में पोस्टिंग ना मिले, इस तरह इस आशय की खबरें आ रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी आ रहा है कि इस तरह की चीजों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको नौकरी से निकाला जाए। लेकिन जब वो ये बयान दे रहे हैं तभी नीचे से वो वीडियो भी आ रहे थे कि कप्तान बैठ के और डीएम बैठ के, जिसको सख्त कार्रवाई की है कि नजीर स्थापित हो पूरे प्रदेश में कि इस तरह की आपराधिक लापरवाही और रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मणिलाल पाटीदार आपके एसपी थे महोबा में, कत्ल का मुकदमा है, आज तक यूपी पुलिस खोज नहीं पाई है, एक आईपीएस फरार चल रहा है, क्या आगे की कार्रवाई हुई? सुबोध सिंह वाले प्रकरण में उनके परिवार ने आके बोला था सामने, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के मामले में, उसमें भी प्रथम दृष्टया पहले जिन पे चार्जेस लगे थे, कप्तान बदला गया, दोबारा से जांच हुई तो नए सिरे से लोगों के नाम सामने आए। लखनऊ से एक इस तरह का मामला आया था, 2 साल पहले विवेक से इस तरह का मामला आया था। विवेक तिवारी वो अक्विट हो गए हाईकोर्ट से। जी जी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार के अगर आप दावे बर्खास्तगी का जो निर्णय लिया था सरकार ने, उसको हाईकोर्ट ने पलट दिया था अभी इसी साल के। सरकार का सबसे बड़ा दावा उत्तर प्रदेश की है, वो है लॉ एंड ऑर्डर का मसला। और लगातार जिस तरीके की घटनाएं विवेक तिवारी से आप उठा लीजिए और प्रशासन के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई से बचता दिखा। अब आप सोचिए कि अगर वो वीडियो वायरल ना होता जिसमें डीएम और एसपी ये कहते दिख रहे हैं कि मुकदमा मत दर्ज करवाओ, तो ये क्या बात खुल के सामने आती? परिवार ने तो साफ साफ, वो कल मीनाक्षी उनकी पत्नी मनीष की, उन्होंने साफ साफ कहा कि मुझ पर दबाव ज्यादा था क्योंकि मुझे वहां से डेड बॉडी लानी थी कानपुर, इसलिए डीएमएसपी ने जो 3 लोगों के नाम जो एफआईआर करवाई मुझे मजबूरन मानना पड़ा। और कल उन्होंने सीएम से बोली कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए मैं भूल गई, इसलिए मैंने सीएम से नहीं बोल पाई, और मेरी अब डिमांड है कि जो 6 नाम मैंने दिए थे वो 6 के 6 के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसमें एक पेज ये भी सामने आ रहा है कि भाई 3 लोगों के नाम आपने दर्ज किए, 3 अज्ञात पुलिस वाले के थे। तो तमाम जो जानकार हैं पुलिस प्रशासनिक रवैये के जो जानकार हैं लोग, वो उन्होंने मुझे बताया कि ये तरीका इसलिए अपनाया गया है कि 3 अज्ञात कर दिए, उनके खिलाफ कर देंगे 302 कि भाई उन्होंने हत्या की, ये लोग वहां मौजूद थे और इनको जमानत मिल जाएगी 3 नामजद को। 3 अज्ञात के खिलाफ पूरे चार्जेस फ्रेम करेंगे, इन्होंने हत्या की या ये लोग शामिल तो साजिश में, ये लोग खाली, बाकी जो 3 लोग नामजद। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि वो एक लूप होल छोड़ दिया गया है ताकि आगे गुंजाइश बनी रहे? बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का मसला जब आप सबसे ज्यादा दावा करते हैं और इस तरह के जब कार्रवाई करने का टाइम आता है तब क्यों लेट लतीफी दिखती है सरकार की तरफ से? क्यों नहीं अब तक डीएमएसपी हटा दी गई? ये एकदम जायज सवाल है। जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी वो होती नहीं नजर आई, और जब मीडिया का दबाव बना, विपक्ष वहां हर पार्टी के नेता पहुंचने लगे, तब जाके डिमांड सुनी गई, तब जाकर एफआईआर दर्ज, तब जाकर कानपुर मामला ट्रांसफर हुआ, तब जाके ये हुआ कि पोस्टमार्टम एक बाकायदा पैनल करेगा, उससे पहले कुछ नहीं था। तो मेन बात ये है कि जिस मसले पे आप सबसे ज्यादा क्रेडिट ले रहे हैं उसमें, वो भी चुनाव के 4 महीने पहले, इतनी देरी क्यों हो रही, इतना वक्त क्यों लग रहा है? एक बड़ा सवाल। निखिल, आपने इस पे विस्तार से लल्लन टॉप शो किया है, आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की बात करते हैं तो विपक्षी कहते हैं कि देखिए उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, और सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि ये आपको आंकड़े बढ़े हुए इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अब चौकियों और थाने में मुकदमे दर्ज होते हैं। सब कप्तानों को साफ हिदायत दी गई है कि एफआईआर
दर्ज करने में हीलावाली नहीं होनी चाहिए। गोरखपुर में जो कुछ हो रहा है उसके उलट दिख रहा है। आपने शो में क्या चीजें खोजी, क्या बताई? पहले मैं ये सारी सरकारों में कहा जाता है कि जैसे क्राइम रेट बढ़ गया तो बस वो एकदम से मतलब ईमानदार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं अब तो हमारे यहाँ मतलब लड़का आकर के थाने खड़ा होता है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, भारत में आप केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक के किसी थाने में जाके देखिए, अगर आपका कोई जैक नहीं है और आप तहरीर का जो कागज लेके जाते हैं उसके एफआईआर बन जाए तो मेल कीजिएगा lalantopmail@gmail.com पे। नहीं, तो क्या कह रहे हैं निखिल, क्या कह रहे हैं आप कह रहे थे कि एफआईआर जब दर्ज ज्यादा होने लग जाती है, पुलिस की मशीनरी वेल ऑयल तरीके से काम करने लगती है तो क्राइम रेट ऊपर दिखता है। तो मैं उस चीज पर टिप्पणी कर रहा था कि वो उस बात में तो कोई दम नहीं है। ये सारी सरकारें कहती हैं जब उनके यहाँ क्राइम रेट बढ़ता है। अब इसी मामले में एफआईआर नहीं करवा सकते आप। हाँ, जिस तरीके से एफआईआर को रोकने के लिए सीधे डीएम और एसपी इन्वॉल्व दिख रहे हैं कि एफआईआर ना दर्ज हो, किस तरीके से सीधे जब सबसे जो प्रशासनिक अमले में अगर आप देखें किसी जिले में जो सबसे ऊपर की टॉप पोस्ट है उसके बाद कप्तान, अगर वही रोकने में शिकायत दी की जाती कि थाने जाते हैं तो थानेदार हमारी नहीं सुनता, एफआईआर दर्ज नहीं होता, पर इसके ऊपर जिम्मेदारी होती है एसएसपी की, डीएम की कि अगर नीचे तबके में सुनवाई नहीं हो रही तो वो लोग सुनिश्चित करवाएं। पर अगर वही लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे कि एफआईआर ना दर्ज हो पाए क्योंकि मामला गोरखपुर में घटा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है प्रशासनिक रवैये। ठीक है, और मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। दरअसल 2-3 लोग साथ में बोल रहे थे तो वो ठीक से सुनाई नहीं आया। विवेक तिवारी के जो लखनऊ में घटा था उसमें एक सिपाही की बर्खास्तगी हुई थी, उनकी बर्खास्तगी को हाईकोर्ट ने रद्द किया था। तो ये उस केस की प्रोग्रेस का एक हिस्सा है, वो अलग छोड़ देते हैं। सौरभ, आपने पूछा आंकड़े क्या कहते हैं, तो हमने आंकड़े जो निकलवाए तो जो मेरे सामने अभी खुला भी हुआ है उसमें योगी सरकार बनने के बाद पिछले साल तक 6000 से ज्यादा पुलिस ऑपरेशंस और एनकाउंटर्स हुए हैं अलग अलग नेचर के। और उसमें मतलब उसमें वायलेंस की डिग्री फिर अलग अलग हो सकती है। एनकाउंटर से हम बिल्कुल गोलियां चलना ही समझते हैं, लेकिन अलग अलग डिग्री से पुलिस एंगेज करती है जब अपराधियों को उन्हें पकड़ने के लिए बल प्रयोग करना पड़ता है। तो मैं सबको उस कैटेगरी में नहीं रख रहा हूँ, लेकिन 6000 से ज्यादा ऑपरेशन हैं और उसमें 119 लोगों की मौत हो गई है। अभी टेनर आपका 4 महीना बचा है और 2258 लोग जख्मी हुए हैं। इसके बाद जो एनकाउंटर्स हुए हैं उसमें इंडिया टुडे के ही रिपोर्ट्स हैं, इंडिया टुडे के ही एक्सपोजे हैं। आप अगर पूरा पीछे जाकर के देख लें, 19 में आई थी वो जो इंडिया टुडे ने एक लंबा यूपी में, क्योंकि वो ठोक दो वाले एनकाउंटर्स बहुत सारे हो रहे थे, तो उसमें एक पैटर्न सामने आ गया था कि इनको जेल से छोड़ो किसी प्रिटेक्स्ट पे या पैरोल पे या किसी और चीज पे और फिर ठोक दो, और ये हो रहा था। ये अभी भी वो रिपोर्ट पब्लिश्ड है, उसको हम अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2019 में कहती है कि ये बहुत गंभीर मामला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी यूपी सरकार को नोटिस दे चुका है। अब यूपी सरकार का कहना है कि नहीं, हमारे कंडक्ट में कोई खराबी नहीं है। जब अपराधी हम पर फायर करते हैं या जब अपराधी से हमारी फोर्स को जान माल का नुकसान होने की संभावना होती है तब फोर्स को गोली चलानी पड़ती है, और अब सामने वाला नहीं बच पाया उसमें, उसको ऐसी जगह गोली लग गई, हमने तो अस्पताल उसको ले भी गए थे। ये सरकार का उसमें रिस्पॉन्स रहता है। अगर आप पूरे कंट्री के आंकड़ों पे जाएंगे तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मतलब कह चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर कि पिछले 3 सालों में 348 लोगों की मौत पुलिस कस्टडी में हुई है। बनी जी तो पुलिस कस्टडी में भी नहीं गए थे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो ऑन पेपर पुलिस की कस्टडी में हैं। उन्हीं लोगों को 348 लोगों की मौत हो गई है अलग अलग वजहों से। किसी ने सेल में फांसी लगा ली, किसी को पीट के मार दिया गया, किसी को हैरेस इतना किया गया। उसके न्यायिक हिरासत जो होती है जिसमें कस्टडी एक्चुअली कोर्ट की होती है, उसमें आप यकीन नहीं करेंगे 5221 लोगों की मौत हुई है। मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा कंट्री का आपको फिगर दे रहा हूँ, 348 लोग। तो बात इसकी नहीं है कि एक बहुत दुखद घटना हुई है जो गोरखपुर में हुई या उससे पहले कानपुर में हुई, या हमने अलग अलग, लेकिन हम इसको यूपी तक सीमित ना करें। हमने जिस तरह से पुलिस की वायलेंस को नॉर्मलाइज किया है ना सौरभ, हमें ना सिर्फ नॉर्मलाइज किया है बल्कि सेलिब्रेट किया है। आप पीछे सीए एनआरसी में जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब उसमें इतनी पुलिस किलिंग्स हुई हैं, आप जाकर के केस बाय केस देखेंगे तो उसमें बहुत जगह आपको दिखेगा कि अनप्रोवोक्ड फायरिंग थी, उसको बिल्कुल सेलिब्रेट किया गया कि नहीं, इनको यही इनका इलाज यही है। और
आप और अभी असम के अंदर जब एनरोचमेंट ड्राइव हो रहा था, मैं उसके मेरिट में नहीं जाना चाहता कि वो जमीन कब्जाई कैसे गई और कब्जाने वालों की कितनी गलती थी या नहीं थी, लेकिन सामने से अगर कोई लाठी लेकर के दौड़ रहा है आपकी तरफ, तो आप क्या उसको ऑटोमेटिक राइफल से आप उसके सीने में गोली मारेंगे और उसके बाद उसके ऊपर कूदेंगे? लेकिन क्या जिस तरह मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि गोरखपुर के केस में जिस तरह हमारी चेतना जागी है, असम में जागी थी क्या? नहीं जागी थी, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव नहीं है, या मतलब वो क्योंकि सूट नहीं करता है, उसमें बहुत सारे उनकी पहचान अलग अलग है, जिस समाज से ये आते हैं और जिस समाज से वो आते हैं उसमें खेमे बटे हुए हैं। मेरा कहना ये है कि जब तक आप पिक एंड चूज करते रहेंगे कि किसके ऊपर पुलिस वायलेंस जायज है और किसको पुलिस के इस ट्रीटमेंट की जरूरत है और किसे नहीं है, तब तक के ये आपके साथ में क्योंकि होगा क्या, जब तक कि आप उस बैच को लेके चल सकते हैं कि मैं इस पावरफुल क्लब का हिस्सा हूं, अगर उस बैच के बिना आप कभी पुलिस के पकड़ में आ जाइए तो आप देख लीजिए, हमारे साथ पत्रकारों के साथ होता है। अब कई लोगों की गाड़ी पे स्टिकर लगा है, कई लोग गाड़ी पे स्टिकर नहीं लगा हुआ है, वही व्यक्ति उसी गाड़ी में बैठा हुआ है, आप देख लीजिए पुलिस आपसे कैसे बात करती है, और जब स्टिकर लगा होता है तब आपसे पुलिस कैसे बात करती है, कैसे बिहेव करती है। तो पुलिस के उस बिहेवियर का, उसके उस वायलेंट नेचर का नॉर्मलाइजेशन है, उसकी हिंसा का सेलिब्रेशन है, और हमने ये चुन लिया है कि इस तरह जिस भी तरह की पुलिस हमने अपने लिए खड़ी कर ली है, जो हमें जरूरी लगती है, वो किसके इलाज के लिए जरूरी है। इसीलिए जो बहुत गोरखपुर में जो हुआ है वो बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस में हुआ है। मैं ये भी बताता हूँ, अगर उस दिन ये घटना इतनी मतलब जिसको बहुत अनफॉर्चुनेट है उनकी जान चली गई, यदि उनकी जान न जाती, किसी को नहीं पता चलता, गोरखपुर के ही अखबारों में नहीं छपता कि आदमी को इस तरह से पीटा गया। वो तो जब अब क्योंकि लाश आप नहीं छुपा सकते किसी की, उसके घर वाले तो ढूंढने आएंगे ही, तब जाकर के ये चीज इतनी बाहर आई है, वरना और आप देखिए कार्रवाई और हल्ला भी कब तेज हुआ, जब वो डीएम और एसपी का वायरल हुआ वीडियो की मामला तब आया जा रहा है, उससे पहले उतना हल्ला नहीं था। नहीं, वही मामला है ना कि चुनाव का समय है, उन्होंने कहा कि हम शव का संस्कार नहीं, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। प्रशासन पहले अपने स्तर पर करता रहा, जब अड़ ही गया परिवार की नहीं मुख्यमंत्री से मिलेंगे ही, और ये सब चीजें हुई, और मुख्यमंत्री को भी लगा है ना कि ये मामला बड़ा हो रहा है। किसी का ट्वीट आया, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने फोन पे बात की, फिर अखिलेश यादव पहुंच भी गए। तो निखिल जो कह रहे हैं वो वाजिब सवाल है कि ये एक मामला हाईलाइट हो गया। देखिए होता क्या, हर बार ऐसी घटना होती है, हम लोग पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत, कुछ वरिष्ठ रिटायर्ड पुलिस अधिकारी आते हैं, बात करते हैं, पर कुलजमा खेल ये है ना कि सबको सूट करता है, ये स्टेटस को सूट करता है सबको, इसीलिए कोई बिग टिकट रिफॉर्म्स नहीं लाता है, कोई सेंसिटाइजेशन की बात नहीं करता है, या कोई पुलिस ब्रूटैलिटी के खिलाफ शिकायत करे तो उसको कितना प्रोटेक्शन मिलता है इसी सिस्टम से, दबा दिया जाता है, मैनेज कर दिया जाता है। जी निखिल, आप पुलिस ब्रूटैलिटी की आप बात कर रहे हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जिनका इस केस में कोई लेना देना ही नहीं है, उन्होंने जाकर के जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में किया था वो भी जायज ही माना गया था बाद में, ठीक है। आप गेट नंबर 8 की मस्जिद के अंदर जाकर के कांच भी टूटा देख सकते थे, खून भी पड़ा देख सकते थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज को लेकर के एक एक्सेप्टेंस है, और ये एक्सेप्टेंस एक बार हम लोगों की चर्चा, हम लोग इसको डिस्कस जरूर कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट एड्रेस दिस। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल क्लास है उसको वो वायलेंस का एक वो है, आप ये कह लीजिए, वो डिसाइड करता है कि वायलेंस किसके खिलाफ होगी, क्योंकि और कितनी डिग्री तक पनिशेबल है। हालांकि मैं थोड़ा सा निखिल आपसे डिसएग्री इसमें करता हूं कि हम डिस्कस कर सकते हैं, और हमारा डिस्कस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अंततः पॉलिटिकल क्लास भी मास की प्रकृति को देखती है। मैं मास की प्रकृति से दुखी हूँ सौरभ, मतलब ज्यादा निराश मुझे पॉलिटिशियंस ने या वो डीएमएसपी ने नहीं किया, वो बहुत, मैं तो कह रहा हूँ वो गोरखपुर में जो हुआ बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस में हुआ। सीएम साहब का दौरा भी बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस में हुआ, क्योंकि उन्हें इसको जल्दी एकदम बंद करना था जिनको बोतल के अंदर, वो सब एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही है। मैं जनरल जो पब्लिक, मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, हम शो करते हैं, उसके नीचे कॉमेंट आते हैं, हम लोग अलग अलग जो भी हमारा इंटरेक्शन है जनता के साथ में, मैं उस जनता के ही रिएक्शन को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किस तरह की साइकी है। मैं सिस्टम को पहली फॉर अ चेंज, मैं सिस्टम को नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब है, सिस्टम जो खड़ा है जिस जनता की सुरक्षा के लिए, क्या वो जनता अपने लिए ठीक बूझ पा रही है, मांग पा रही है? उसी के दिमाग में मतलब जहर पड़ा हुआ है, इसलिए ये चल रहा है। इसीलिए मैं इतना निराश होकर कह रहा हूँ। सौरभ जी, आप अपने व्यस्त शेड्यूल से जुड़े नेता नगरी में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जवाबदेही।
जवाबदेही के लिए सौरभ हमारे पास सवाल आ गए हैं, मैं बस खोल रहा हूँ उनको आपके लिए। राहुल जी हैं, राहुल का सवाल है हमारे लिए, उन्होंने आपको एड्रेस किया है, क्वेश्चन टू सौरभ करके वो पूछ रहे हैं, आप किस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं? मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता है। मैंने फॉर्मली पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो है, निखिल आपने पढ़ाई की है पॉलिटिकल साइंस में, है ना? तो मुझे फॉर्मली नहीं पता है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल, जो लूजली यूज टर्म है वो तो पता है कि ये लेफ्टिस्ट है, ये राइटिस्ट है, ये सेंट्रलिस्ट है, ये सोशलिस्ट है, ये रिविजनिस्ट है। जेएनयू में आप इस तरह के बहुत सारे टर्म सुनते हो। तो एक तो जो पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से कैटेगराइजेशन है, उसमें मैं पूरी तरह निष्णात नहीं हूँ, जानकारी नहीं है। और अगर लूजली बेस्ड टर्म की भी बात करूं तो मैं अपने आप को सेंटर पे पाता हूँ। मतलब वो कभी सेंटर लेफ्ट होता है, कभी सेंटर राइट होता है, पर मेरी पॉलिटिकल पोजीशन सेंटर के ही इर्द गिर्द रहती है। एक्सट्रीम लेफ्ट या राइट दोनों में ही मुझे बहुत फ्लॉ दिखते हैं कई लेवल पे। इसलिए मुझे अब उसको आप कैसे व्याख्यात करेंगे मुझे नहीं पता है। कई लोगों को ये सेफ जवाब लगेगा, कई लोगों को लगेगा कि मैं अपने संशय से मुक्त नहीं हुआ, और ये सत्य बात है। क्योंकि राजनीति में मुझे ऐसा लगता है कि आरामदेह पावर पोजीशंस में बैठ के, चाहे वो इंटेलिजेंसिया की पावर पोजीशन हो, चाहे पॉलिटिक्स की या किसी दूसरे उसकी, चीजें तय करना थोड़ा सा आसान है। और फील्ड में भटक के यही समझ में आता है लोगों की प्राथमिकताएं, लोगों की फिजिकल एंड इमोशनल नीड्स, और एक पॉलिटिकल सिस्टम उनसे कैसे अलग अलग लेवल पे डील करता है। तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो यस, आई डू नॉट हैव एनी फिक्स्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, समझ रहा हूँ चीजों को। अजय सिंह का सवाल है, उन्होंने दोनों से पूछा है, आप लोग बचपन में कुछ और बनना चाहते थे या हमेशा पत्रकार ही बनना था? निखिल जी बताइए, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे? मैं तो कई बार बता चुका हूँ, अलग अलग चीजें हम ट्राई कर रहे थे। उसके बाद मैं बैंकिंग की तैयारी करता था इंदौर में, और उस टाइम ब्लॉग वॉक पे हम लिखते रहते थे। वहां से मुझको मालूम चल रहा था कि ललन टॉप जैसी कोई वेबसाइट है, और तब ओपनिंग आई हुई थी, तो फिर मैंने अपना सीवी बना के भेज दिया था। तो वैसे मेरा आना पत्रकारिता में हुआ है, बहुत सोच करके नहीं किया था मैंने कभी ये काम। लेकिन मेरी पढ़ाई जरूर हुई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ग्रेजुएशन मेरा उसमें, मास्टर्स मैंने पॉलिटिकल साइंस में किया है, वो तभी मैं दिल्ली आकर के जामिया में पढ़ा। मैं बचपन में प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहता था, और जब मैं 11वीं या 12वीं में पढ़ता था तब सरफरोश फिल्म आई थी। तो उसमें वो जो आईपीएस ऑफिसर का रोल है, अजय का रोल किया है आमिर खान ने, वो पहली फिल्म थी जो मैंने रिलीज के एक हफ्ते में ही 2 बार देख ली थी। मुझे इतनी पसंद आई थी। और मैं जिस जगह से आता हूँ वहां पे किंवदंतियां बहुत चलती थी हमारे उरई जालौन में प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि साहब एक डीएम हुआ करती थी नीता चौधरी, उरई की, वो कलेक्टर रही होंगी 80s में। मैंने लोग बड़े रिस्पेक्ट के साथ, रेवरेंस के साथ उनका जिक्र करते थे। फिर हमारे यहाँ एक एसपी हुए थे सूर्य कुमार शुक्ला, मैंने उनके हीरोइज्म के किस्से सुने थे कि उन्होंने लड़के जो लंबे, मतलब, और उसमें वो देखिए वैसी पुलिसिंग जो पब्लिक को पसंद आती है, वो टेक्स्ट बुक की नहीं, कि लड़के गर्ल्स उसके सामने दिखते थे तो वो डंडियों से, हॉकियों से, डंडों से पीटते थे। लंबे बाल लेके कोई घूम रहा है तो बाल काट देते थे, गुटखे की दुकानें बंद करवा दी, उस तरह का था। और खुद वो वेपन लेके चलते थे, 38 कार्बाइन लेके चलते थे। और उनके बारे में ये किस्सा भी था कि वो उनके सिरहाने पे ही बेड के बगल में बिस्तर बंद रखा रहता था, ट्रांसफर ऑर्डर कभी भी आ सकता था। कई लोग कहते थे वो दिन में सोते थे, रात में, क्योंकि वो दस्यु प्रभावित इलाका था, तो रात में दौरे करते थे। तो इस तरह के बहुत सारे मैंने अभी भी सुनता हूँ, फील्ड में घूमता हूँ, बहुत सारे बहुत काबिल ऑफिसर्स हैं, उनके किस्से। तो एक ऐसा मन में था कि प्रशासनिक अधिकारी बनूंगा, लेकिन मास्टर्स तक आते आते समझ में आ गया था कि प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए जिस किस्म के स्वाध्याय में अनुशासन की जरूरत है वो मेरे अंदर नहीं है। इसलिए मैंने कभी फॉर्म भी नहीं भरा। और एक, चूंकि स्कूल में था तो बोलना, लोगों से इंटरेक्शन करना, स्पीच देना बहुत पसंद था। तो मेरे मित्रों को और मेरे गुरुओं को, और शायद मुझे भी लगता था कि शायद मैं बड़ा होकर नेता बनूंगा।
तो देखिए वो भी नहीं हो पाया निखिल जी। तो आप बड़े होकर प्रशासनिक नेता नहीं बनेंगे अब? प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं बन पाया, नेता भी नहीं बन पाया, लेकिन लोगों से कनेक्ट और जो मास कम्युनिकेशन वो चीज थी, तो वो पत्रकारिता में आ गई है। हालांकि नौकरी के तौर पे, नौकरी नहीं, नौकरी सही शब्द नहीं है, व्यवसाय के तौर पे अभी भी कुछ हसरतें हैं। प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ, किताबें लिखना चाहता हूँ, एक स्कूल खोलना चाहता हूँ, कुछ फिल्में बनाना चाहता हूँ। हजारों ख्वाहिशें हैं ऐसी, छोटी। अनमोल जी ने पूछा है सवाल। अनमोल जी पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र पर हाईकमान कल्चर का क्या असर पड़ता है, और क्या 20-30 साल बाद बीजेपी भी कांग्रेस जैसी हो जाएगी? डिपेंड करता है। बीजेपी में इधर जो एक नया चलन दिख रहा है, सुप्रीम लीडर, हालांकि नरेंद्र मोदी और उसके बाद अमित शाह, दे कॉलिंग द कार्ड्स। तो देखिए ये ना बड़ी दुधारी तलवार होती है। जो निर्णायक नेतृत्व है तो वो इस लिहाज से अच्छा है कि वो आपको रिजल्ट डिलीवर करता है और कंफ्यूजन नहीं रहता है। और जब रिजल्ट डिलीवर होने बंद हो जाते हैं तो उसी नेतृत्व क्षमता पे फिर सवाल उठने लगते हैं। तो वही है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस वाला मामला है। पर मुझे लगता है कि एक जरूरी परिमाण में आपका वो निर्णायक होना भी जरूरी। जैसे हमारे न्यूज रूम में बहुत बहस होती है, लेकिन फिर अंततः एक फैसले पे पहुंचा जाता है। आप सबके सब मतों को शामिल करके एक फैसले पे नहीं पहुंच सकते, वो दैट्स अ यूटोपिया। लेकिन सबके मतों को सुना ना जाए, या सबको ये भय हो जाए कि अगर हम ये बात बोलेंगे जो आला कमान की रुचि की नहीं है तो हमारा अहित होगा, तो वो लॉन्ग रन में बहुत नुकसानदेह है। डिबेट एंड डिसेंट, इसको एक अपशब्द की तरह मान लिया गया है, सोशल सर्कल में भी, पब्लिक स्फीयर में भी और पार्टियों के भीतर भी। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते किसी पार्टी का सांसद लोकसभा या राज्यसभा में खड़ा होके सरकार के किसी बिल की कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, आलोचना करे। विप रहती है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि पार्टी की कार्यकारिणियों की बैठक हो, कार्यकारिणी की, और उसमें जोरदार बहस हो और मतभिन्नता भी हो। यही जवाबदेही का सेगमेंट हमें आज कंक्लूड करना है। सौरभ, पिछली बार मुझे देख करके लोगों के दिमाग में सवाल कम आई, टिप्पणियां ज्यादा आई हूँ। एनीवेज, हम बढ़ रहे हैं नेता नगरी के अगले सेगमेंट की तरफ, जो हमारा आखिरी सेगमेंट भी है, जिसे हम कहते हैं फुर्सत की सलाह, और जिसमें फुर्सत की सलाह देते हैं सौरभ द्विवेदी। क्या सलाह है इस बार सौरभ आपकी? ये जो तुमने हौले से सरकाया ना कि फुर्सत की सलाह सिर्फ मैं देता हूँ, अरे हम दोनों देते हैं। हाँ। पहली सलाह मेरी ये है कि जब ये एपिसोड अपलोड होगा, हम शुक्रवार को रिकॉर्ड कर रहे हैं, शनिवार 2 अक्टूबर का दिन होगा, गांधी जयंती और शास्त्री जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन और महात्मा गांधी का जन्मदिन। और लाल बहादुर शास्त्री पर कम बात होती है। सब लोग उसकी अपनी अपनी वजहें बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले उनका रोल, हालांकि कई लोग कहते हैं कि नेहरू उनको अपने सक्सेसर के तौर पे तैयार कर रहे थे, है ना, अलग अलग बातें कही जाती हैं, लेकिन वो शीर्ष पर बहुत कम समय रहे, ये एक वजह हो सकती है। लेकिन जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु को लेकर, जैसे सुभाष बाबू की मृत्यु को लेकर अब तक संदेह और थ्योरी चलती है, वैसे शास्त्री की मृत्यु को लेकर भी चलती है। अनुज धर की और कई लोगों की किताब भी है इस पर। और मुझे लगता है कि हमें लाल बहादुर शास्त्री कैसे पॉलिटिक्स के शीर्ष पर पहुंचे और उनकी मृत्यु, इन दो को लेके और अध्ययन करना चाहिए। और वो जो कम समय था उसमें उन्होंने कैसे, क्योंकि नेहरू के बाद एक वैक्यूम था और बहुत सारे गुट थे, तो कैसे नेविगेट किया। सो लाल बहादुर शास्त्री को एक पॉलिटिशियन के तौर पे दिलचस्प ढंग से पढ़े जाने की जरूरत है। और वो कैसे पॉलिटिशियन थे रणनीति के मामले में, कूटनीति के मामले में। कुलदीप नैयर को अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि वो बहुत करीब रहे हैं शास्त्री के और उनके टीम का भी हिस्सा रहे हैं, स्कूप जैसे कुलदीप नैयर की किताब है, उसमें उस प्रसंग का जिक्र आता है कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री ने मोरारजी देसाई को मात दी। तो वो एक पढ़े जाने वाली चीज है, क्योंकि ये बुक्स का सेगमेंट है। मैंने आपको एक किताब रेकमेंड कर दी, स्कूप बाय कुलदीप नैयर। और गांधी जी की बात करें तो बहुत कुछ लिखा गया है। लुई फिशर ने गांधी जी की एक बायोग्राफी लिखी है, वो पढ़ी जानी चाहिए। और इंडिया आफ्टर गांधी तो है ही रामचंद्र गुहा की। और देखिए, मैं इसका जिक्र कर रहा हूं तो मैं बता दूं कि
हमारा कू ऐप के साथ, ये एक ऑडियो प्लेटफॉर्म है, टाई अप भी है, और गांधी जयंती पे वो अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पे 50% की छूट दे रहे हैं। उसके लिए आपको एक प्रोमो कोड डालना पड़ेगा, गांधी50, सब कुछ कैपिटल में डालना पड़ेगा, GANDHI50। अगर आप ये प्रोमो कोड डालेंगे तो आपको 50% की छूट मिलेगी। और जो मैंने आपसे कहा, इंडिया आफ्टर गांधी, ये किताब ऑडियो में उपलब्ध है, जो गांधी की आत्मकथा है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, वो भी है, साउथ अफ्रीकन गांधी, इस तरह की किताबें उपलब्ध हैं, तो आप वहां पर भी ये किताबें पढ़ सकते हैं। लुई फिशर, और इसके अलावा मुझे लगता है कि गांधी जी पर उनके सहयोगियों ने बहुत सारी किताबें लिखी है। जब मैं पोरबंदर गया था तो कई पुस्तिकाओं को लेके आया था, तो हम लोग बहुत सारे टूर प्लान करते हैं, पोरबंदर भी होके आना चाहिए। मैं उस आवास में होके आया जहाँ पर गांधी जी का परिवार रहता था, काठियावाड़ वो इलाका कहलाता है। तो 2 रिकमेंडेशन तो मेरी यही है, एक तो अनुज धर की किताब शास्त्री जी की मृत्यु पे, दूसरी किताब स्कूप कुलदीप नैयर की, गांधी जी पे कुछ किताबों का मैंने जिक्र किया, और एक किताब और है जो अभी गांधी जी की मृत्यु पर आई है, और इस किताब का नाम है द मर्डरर, द मोनार्क एंड द फकीर। अप्पू एस्थोस सुरेश हैं और प्रियंका कोटम राजू हैं, उन्होंने इस किताब को लिखा है। हार्पर कॉलिंस से ये किताब आई है और ये दिलचस्प दिख रही है। मैंने लल्लन टॉप यूपी पे ब्लॉग करता हूँ, उसमें भी इसका जिक्र किया है। इसके अलावा एक उपन्यास है नीलाक्षी सिंह का, सेतु प्रकाशन से आया है, खेला। और इससे बाद में हिंदी में एक उपन्यास को इतनी दिलचस्पी के साथ और आराम आराम से पढ़ रहा हूँ, सरपट नहीं भाग रहा हूँ, मतलब तसल्ली से पढ़ता हूँ, फिर अच्छा ये तो बड़ी सुंदर बात कह दी तो दोबारा से देखता हूँ। तो मैं अपने हिंदी भाषी दर्शकों को खास तौर पर खेला रेकमेंड करूंगा। नीलाक्षी सिंह का ये उपन्यास है, उनकी एक कहानी बहुत चर्चित हुई थी, परिंदे के इंतजार सा कुछ। देखिए कितना सुंदर नाम है इस कहानी का भी, और कहानी भी बिलाशक बहुत अच्छी है। तो एक वो है। इसके अलावा सिद्धार्थ माल्या हैं, उनकी एक किताब आई है मेंटल हेल्थ पर, मेमोयर है, वो भी मैं रेकमेंड करूंगा। उसका नाम है इफ आई कैन बी ऑनेस्ट, एक सेकंड में उसका नाम बताता हूँ। सिद्धार्थ माल्या की किताब का नाम, दरअसल मैं यहाँ पे बैग मेरे पास है नहीं, मेंटल हेल्थ पे उनकी किताब है, अभी शायद पब्लिश भी नहीं हुई है अभी। हाँ, इफ आई एम ऑनेस्ट, यस आई वाज राइट, इफ आई एम ऑनेस्ट उस किताब का नाम है। और इधर कुछ समय से निखिल मुझे लग रहा है कि मेंटल हेल्थ पर बात होनी चाहिए, और जो इनर डीमंस हैं उनसे डील करने के तौर तरीकों पे बात होनी चाहिए, इसलिए इस किताब को भी मैं रेकमेंड करूंगा। और एक मैंने अभी वो देखनी शुरू की है सफर के बीच, ब्लैक विडो एक फिल्म है, वो देख मार्वल रहा वाली हूँ। है क्या? जी जी जी। तो और बेल बॉटम देखनी शुरू की, पर मुझे लोगों ने बताया कि बहुत अच्छी नहीं है बेल बॉटम। और बीच बीच में मैं थोड़ा सा कुछ पुरानी फिल्मों को रिवाइज करने लगता हूँ, तो वो सब चलता रहता है। पर हाँ, बेल बॉटम देखने का इरादा है। एक फिल्म तो मैं हाँ, मैंने संदीप और पिंकी फरार देखी और मुझे ठीक लगी। आखिरी में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती, ढीली पड़ जाती, पर ओवरऑल ठीक ठीक सी फिल्म है, थोड़ा नई जमीन है। ये मेरी रिकमेंडेशन है। ठीक, मेरी रिकमेंडेशन तो यही, मेरा वो खत्म हो गया है मैडमैन फाइनली, 7 सीजन आज हो जाएगा खत्म जाने के बाद में। 7 सीजन 13 एपिसोड के, 13 जो भी होता हो और आखिरी सीजन में तो 14 या 15 एपिसोड हैं, तो वो एक लंबा और बढ़िया अनुभव रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं पीरियड देख रहा था तो मैं पीरियड ही कुछ देख लूंगा, पीकी ब्लाइंडर्स या डाउनटन एबी टाइप्स। तो इस हफ्ते की प्लानिंग तो यही है। किताब बताइए। किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम ही कहाँ मिलता है, यहाँ से जाके आदमी सो जाता है। समय का प्रबंधन दुरुस्त करना होगा निखिल, वो मुझे सुधारना पड़ेगा। चलिए इस पर फिर कभी बात करेंगे जी। आज के नेता नगरी में इतना ही। आप अपना और अपनों का भरपूर ख्याल रखिए। इस पूरे एपिसोड के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। शुक्रिया।